अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तेरी सितमगरी बाय अबी अली शाह के नावल के पार्ट 6 को हम रीड आउट करेंगे। आई होप कि ये वाला पार्ट भी बाकी पार्ट्स की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग हो और हमें और आपको अच्छा लगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक यू फॉर द स्वीट विशेस। एंड हमारी तबीयत ख़राब थी, हमने बताया था, दुआ करने के लिए बहुत शुक्रिया। नावल स्टार्ट लेते हैं पार्ट 6 का। वो जल्दी जल्दी काम कर रहा था। इसने इरफान दुरानी का केस फाइल कर दिया था। इसने कागजी कार्रवाई करके नोटिस एक सिपाही के थ्रू जेल में ही भिजवा दिया था। अब बस उसके नोटिस मिलने का इंतज़ार था। वो इरफान दुरानी के वकील से भी मिला था। इसका वकील काफ़ी फ्रांट था। रोशनाल जानता था वो इसके लिए एक फ़ाइल तैयार कर रहा था। आज रोशनाल का लास्ट पेपर था। पेपर इवनिंग टाइम था। वो रोशनाल के पेपर दिलवाने रोशनाल को पेपर दिलवाने खुद जाता। जब तक वो पेपर नहीं दे लेती तब तक वो गाड़ी में इसका इंतज़ार करता था। वो इसके लिए जल्दी जल्दी कर रहा था क्योंकि सेंटर काफ़ी दूर था तो इसको ऑफिस से जल्दी निकलना था। वो पूरी दिलजमी से काम कर रहा था जब पॉकेट में पड़ा फ़ोन रिंग करने लग पड़ा। इसने फ़ोन निकाला तो बाबा का नाम लिखा जगमगा रहा था। वेट अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है मेरा शेर। दूसरी जानब से बाबा की ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ जगमगाई थी। वालेकुम अस्सलाम बाबा, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं घर में सब कैसे हैं। अम्मी, खाला, बाबा और आगा जान सब ठीक हैं। क्या सुनाऊँ, आगा जान तुम्हारी और शनाल की वजह से बहुत परेशान है। ये बात सुनते इसने बाबा की आवाज़ में साफ परेशानी सुनी थी। क्यों, अब क्या क्या है। जैसा वो चाहते थे वैसा हो गया है। अब वो और क्या चाहते हैं कि अब मैं शनाल को लेकर इस मुल्क से ही निकल जाऊँ। ये बात कहते इसके वजीहा कुशादा चेहरे पर गुस्सा और इसके लहजे में खुद ब खुद तलखी आई थी क्योंकि इसे शनाल पर किए गए सितम याद आ रहे थे। वो ये बात मरते दम तक नहीं भूल सकता था कि आगा जान ने इसकी और इसकी मासूम बीवी की तस्लील करके इसे घर से निकाला था। इतना गुस्सा जचता नहीं है मेरे शेर जवान बेटे पर। मेरा शेर बेटा धीमे लहजे का मुतहम्मिल है। तुम्हारे आगा जान का हुक्म नहीं है, इनकी रिक्वेस्ट है कि तुम वक्त वाला वापस आओ। वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं। हर रोज़ तुम्हारा और अपने बेटे की मासूम निशानी का पूछते हैं। वो इसे धीमे लहजे में ठंडा करते हुए बोले थे, बाबा जान आपकी लहजों नहीं और आपके बेतबारी से ही मैं ऐसा हो गया हूँ, वरना मैं कब चाहता था कि मैं ऐसा हूँ। और जहाँ तक रही बात आगा जान की, तो अब क्यों परेशान हो रहे हैं। इस वक्त कहाँ थे इनके बेटे की मासूम निशानी। जब इसे घर से दरबदर किया था इतना तो सोच लेते कि वो खून था इनका, पर नहीं, इनको तो अपनी खड़ी नाक पसंद थी। इनको किसी के एहसासात की क्या परवाह। पर बाबा आप इनको बता दीजिएगा कि मैं भी इनका खून हूँ। अना मुझ में भी इनसे ज़्यादा है। आगा जान ने शायद समझा था कि मुझे घर से दरबदर करके और जायदाद से आग कर देंगे और मैं इनकी हर बात मान लूँगा। आगा जान को बता दीजिएगा कि इनकी आई थिंक अना का मारा ये पोता बेशक कंगाल भी हो जाए तो इसके हाथों में इतना दम है कि अपनी बीवी को मेहनत मजदूरी करके रोटी खिला सकता है और इसकी मासूम जिद और बेजा ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। लेकिन वो इनके दर पर झुक कभी नहीं सकता। इसका अंदाज लठ मारता और बहुत कुछ जताता हुआ था। बेटा जी, ये तुम्हें वक्त आने पर समझ आ जाएगा कि मेरा ये सख्त लहजा और मेरी ये बेतबारी तुम्हारे लिए कितनी मुफीद थी। मैं इतना आंखों का अंधा और कानों का कच्चा हरगिज़ नहीं था कि तुम्हारी ये बेकरारी देख नहीं सकता था, वरना कोई किसी की इतनी परवाह नहीं करता कि अपना ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला एक मासूम बच्ची के लिए नहीं कर सकता। और अशनाल के वाले से इतनी बड़ी बात कह गए थे और मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा। मेरा ये बेटा इतना तलीम याफ्ता और महज़ब होकर भी अपने बूढ़े दादा को अपनी झूठी अना के चक्कर में झुकाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। और एक बात सुन लो, गुरूर और अना इंसान में तब होती है जब इंसान के अंदर ताकत हो, और जब इंसान कमज़ोर हो जाए वो अना और गुरूर मर जाता है। जैसे आगा जान का ख़त्म हो गया है। वो सच में गमगीन हुए थे क्योंकि जब वो आगा जान के सामने रुशनाल और शनाल का जिक्र इनकी आंखों में नमी भर जाती थी। बाबा प्लीज़, मैं बेगैरत नहीं हूँ। सच में मुझे आगा जान की इस अमल पर बहुत ज़्यादा दुख था। इस दिन मैं आप सबकी नज़रों में ही नहीं, खुद की नज़रों में घिर गया था। मुझे पता है आगा जान ने बहुत नफरत और गरूर गलत लफ्ज़ कहे थे। ये दुनिया है साहबजादे, इधर हर कोई दूसरे का कसूरवार है। हमारा कोई मुजरिम है, हम किसी के मुजरिम हैं। अगर हम एक दूसरे की गलतियां ढूंढने लग जाएं तो हमें हर कोई बुरा लगेगा। पता है, हम जब किसी से नफरत करते हैं तो हम इसकी खामियां ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, इसकी ज़ात में से कीड़े निकालने शुरू हो जाते हैं। हम इसकी 100 में 99 खूबियों को छोड़कर एक खामी को पकड़ते हैं और इस एक खामी को पकड़कर इसको कांटों में घसीटते हैं और इसमें से वो खामी भी खींच खींच कर निकालते हैं जिसको खुद भी नहीं पता होता। लेकिन एक बात मेरी याद रखना शेर जवान, अगर हम किसी से उनसियत रखें, इसे तवज्जो प्यार दें तो हम इसकी 99 खामियों को छोड़कर इसकी एक वो 100 वाली खूबी ढूंढ कर निकाल सकते हैं। लेकिन हम अपनी अना के ज़म में दूसरे को तोड़ रहे होते हैं, बिखेर रहे होते हैं, तब भी हम खुद को सही कर रहे होते हैं। वो इसे समझा रहे थे।
पुत्र बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है। वो जब जब कभी नरमी और गुस्से के मूड में होते तो फिर वो पंजाबी शेर सुनाते थे, बेटों को समझाने के लिए, गाइड करने के लिए, और इनकी इस अमल पर वो दोनों भाई काफ़ी हद तक इंस्पायर भी होते थे। ओके, ये एक पंजाबी का शेर है। वैसे तो हमें पंजाबी अच्छी है, लेकिन हम पढ़ने वाले नहीं हैं। कुछ भी उल्टा सीधा हो गया फिर। अच्छा, छोड़ो इन बातों को। मैं और तुम्हारी माँ आ रहे हैं, हम तुम्हारे पास आए। तुम्हारी माँ शनाल से मिलने को बेकरार है। मैं तो पहले भी काफ़ी हद तक रोक चुका हूँ, लेकिन अब वो भली माँ ने अब तो रोज़ जिद पकड़ती है कि मैंने अपने बेटे और बहू से मिलने जाना है। मैं अब मज़ीद बहाने अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तेज़ लहजे में बातें करते नरम हुए थे। उफ़ अल्लाह, इतनी मिस्टेक क्यों है आखिर? बाबा, आज बस अम्मी को रोक लें। अशनाल का आज लास्ट पेपर है। आपको इस शेर जवान की कसम किसी को नहीं बताना। मैं अशनाल को लेकर खुद आऊँगा। ये सरप्राइज़ मेरा सरप्राइज़ रखेगा। वो बाबा की इतनी मोटिवेशनल बातें सुनकर पल में अपनी अना को तोड़ गया था और इनसे वादा लेता इनका दिल खुश कर गया था। तो राज तुम्हारा राज रहेगा, शेर जवान। मेरा मान रखने का शुक्रिया। तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम मेरे शेर बेटे हो, मेरा गुरूर हो। इसलिए तो मुझे आज अपने इस शेर जवान पर फ़ख्र है कि वो मेरा मान रखना जानता है। वो बाप थे, बेटे की कमज़ोरी जानते थे। जबकि फिर कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद फ़ोन रख गए थे और वो भी पुरसकून हो गया था। बाबा के लफ्ज़ों से वो खुद तो मुतमईन हो गया था, लेकिन अब इसने शनाल को मनाना था। इसे मनाना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं था। वो घर आया तो वो कहीं नहीं थी। इसने तो समझा था कि वो तैयार होगी, लेकिन इसकी उम्मीदों के बरक्स कुछ भी नहीं था। इसे तशवीश हुई। वो कहीं नज़र नहीं आई थी। इसने 2-3 बार पुकारा, शनाल। अब की बार बुलंद आवाज़ में पुकारा ताकि वो जहाँ कहीं भी हो निकल आए, लेकिन वो कहीं नहीं थी। वो इसके रूम की तरफ आया था। इसने एक बार दस्तक दी, फिर दी। कोई जवाब न पाकर वो दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। क्या हुआ है? इसे रूम की फर्श पर बैठे बच्चों की तरह रोता देख वो परेशान हो गया था। जो बाजू घुटनों पर रखे सिसक रही थी, इसे तशवीश हुई थी। वो इसके पास जा बैठा। घर में से तो किसी का फ़ोन नहीं आया था, या फिर तबीयत ख़राब है? कोई आया तो नहीं था? वो खदशे के तहत एक ही सांस में कितने सवाल पूछ गया था, जबकि दूसरी तरफ वो ऐसे ही रोए जा रही थी। वो इसके एकदम से बैठने से डरकर पीछे हुई थी। तबीयत ख़राब है मेरी? वो ये कहते दिल में सिसकी थी। तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं। मुझे पता है मोहतरमा झूठ बोल रही है। वो होले से नर्म लहजे में बोला। इसका लहजा अपनाई है तमीज़ और बहुत ज़्यादा नर्म था। ऐसा लहजा जिससे शनाल वक्त की दूर दूर तक आशनाई नहीं थी, मगर कभी वो इसके इस लहजे की ख्वाहिशमंद ज़रूर थी। सच बताओ ना, क्या हुआ है? वो भारी गंभीर नम लहजे में बोला था। वो बहुत तवज्जा से इसकी तरफ मुतवज्जा होकर बोला था, जो गुलाबी जोड़े में आई थिंक हम रंग दुपट्टा किए हुए थे। बालों की आवारा लटें इसके सभी चेहरे पर रक्स कर रही थी। हाल बता, इसके सर पर दुपट्टा नहीं, रोने की वजह से सर से हल्का सा उतर गया था। इसके इतने नर्म लहजे और इसकी नज़रों की चमक से वो सर झुका गई थी। वो इसको इतना ज़्यादा कबूल नहीं कर पा रही थी। अशनाल की रंगत में घुलती सुर्खी इसके कटावदार होंठों का बार बार खींचता वो महसूस कर रहा था। इसके चेहरे से नागवारी महसूस की जा सकती थी। वो इसकी हिन्नी जैसी खौफजदा आंखों को देखकर मध्यम सा मुस्कुराया था। अशनाल का दिल डूबने लगा था। ये सोचकर इसकी कुशदा चेहरे की दिलकश मुस्कुराहट अशनाल के लिए इतनी जानलेवा थी। वो नज़र क्या रुख ही फेर गई। वो मुकम्मल घबरा गई थी। वो इस शख्स को देखकर अपना रोना भूल गई थी। लगता है अभी तक खफा हो मुझसे। सॉरी ईशू यार, मैं परेशानी और गुस्से में आकर कभी कभी बिल्कुल हर्ट कर देता हूँ। वो रात वाले वाक़े का कह रहा था। अशनाल वक्त को इसे ऐसी उम्मीद नहीं रख सकती थी। वो ऊंची खड़ी नाक, अपने वकार को हमेशा बुलंद रखने वाला, कभी ना झुकने वाला, वो कमाल की जाज़बियत तो मकनातीसियत रखने वाला, जिसे किसी की हवासों पर छाने के लिए राई के दाने बराबर मेहनत ना करनी पड़ती थी। एक पल तो अशनाल वक्त खुद पर नाजा हुई थी कि वो इस आम सी लड़की से माफ़ी मांग रहा था, इसके सामने झुक रहा था और इसकी खातिर इसके पास नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ है, जो अपने लिबास पर हल्की सी गिर्द भी न लगने देता था। अशनाल वक्त को चंद लम्हे अपनी खुशबख्ती पर यकीन ही नहीं आया था कि रुशनाल वक्त से सॉरी कर रहा है। इसकी नज़रें अपने ऊपर जमी देखकर शनाल का दिल ऐसे फड़फड़ाने लगा था कि जैसे बाहर निकलकर मचल जाने को बेताब हो, और वो बस साकित बैठी इसको देख रही थी। माफ़ नहीं करोगी अपने सुपरमैन को? ये कहकर इसके सुर्खी ज़्यादा गालों पर चूमती बालों की लट पकड़कर हल्के से अपनी उंगली पर लपेटी थी। शनाल तो सहम कर थर थर काँपने लगी थी। वो हवास बाख्ता हो गई थी, क्योंकि इस शख्स ने नरमी से पहले कभी खुद इसकी तरफ पेशरफत नहीं की थी। जितनी वर्ड की मिस्टेक की वजह से हम वीडियो कट करें ना, अगर हमें पता होता ना इतनी ज़्यादा मिस्टेक, हमने नावल नहीं रीड करना था। ये भी किसी की रिक्वेस्ट थी। खैर, राइटर की भी कोई मजबूरी होगी जो प्रूफ रीड नहीं कर पाई। यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ इसे झुकाने के लिए नर्म देवता बना रहा था। अपनी थोड़ी इसके हाथ का लिमस महसूस करती वो वहशत सदा से हुई थी। इसका दिल क्या कि वो धाड़े मार मार कर रोए। इसकी झुकी लंबी पलकें सरसराने लगी थी। इतना डर क्यों रही हो यार? शोहर हूँ तुम्हारा, रिलैक्स हो जाओ।
वो ऐसे इसे ऐसे मुखातिब कर रहा था जैसे वो इसकी पुरानी आशना रही हो और हर लम्हा डर रही थी, काँप रही थी। इतना अरसा हो गया हमारी शादी को और मेरी इनोसेंट वाइफ़ ही इतनी हसीन और दिलकश है, मुझे आज पता चला है। वो इसके गाल पर हाथ रखे धीमे से लहजे में बोला था, लेकिन इसके इस धीमे से लहजे में वारफितगी की आँच फूट रही थी। वो इसके हल्के से करीब हुआ तो इसकी जान पर बनने लगी थी। इसकी दीवानों जैसी वारफितगी देखकर वेट अ मिनट, गुम ही हो गया। हमने तो कहीं हाथ भी नहीं मारा। वेट वेट वेट, ओके। ये पता नहीं क्यों हमसे हमेशा गुम हो जाता है। पता नहीं, वो एक लड़की थी, कहती थी मुझे पता है अपने दरमियान में कहना है, और गुम हो गया। खैर, इसकी दीवानों जैसी वारफितगी देखकर वो खुश होने के बजाय से मज़ीद हरासा करने लगी थी। वो रूहानसी हो गई थी। ये तवज्जो, ये वारफितगी, ये पुरसहर कुर्बत, इसका नरम सा लहजा। वो तो शुरू से इसकी नरम लहजे की दीवानी थी। इसके लहजे पर जान देती थी। वो इसका सुपरमैन था। वो सुपरमैन से इसका शोहर बनना था। सुपरमैन से शोहर बनने का सफ़र इशनाल के लिए इंतहाई तकलीफ दह था। वो टूट गई थी। इसका हर लफ्ज़ आतिशी था इसके लिए। इसका लहजा जिसने लम्हा लम्हा इसको तोड़ा और बिखेरा था, इसको रेज़ा रेज़ा किया था। अब वो क्यों सुपरमैन बन रहा था? अब भी तो वो तन्हाई और महरूमियत की आदी होने जा रही थी। फिर वो क्यों सितमगर इतना मेहरबान बन रहा था? फिर वो क्यों अब्रे रहमत बन रहा था? वो क्यों ऐसा बनकर इसके पुराने ज़ख्मों से टाँके उधेड़ रहा था? वो इसको सवाली बने देखकर रोने लग पड़ी थी। वो ऐसा कब चाहती थी कि रुशनाल अपनी मोहब्बत का खाली कशकूल लेकर इसके सामने ऐसे गदागारों की तरह बैठा हुआ हो? वो खुद ही समझ नहीं पा रही थी। अच्छा बताओ तो क्या हुआ है? सच सच बताओ, रो क्यों रही हो? वो फिर से इसकी थोड़ी को ऊँचा करते हुए सैर नशीन लहजे में बोला था। अगर सच बताया तो आप मारेंगे। वो कामता लहजे में भराई आवाज़ में बोली थी। और मैं पागल नज़र आता हूँ कि अपनी मासूम सी जान को मारूंगा? वो वही लहजा लिए जज्बों से भरपूर आवाज़ में नरम लहजे में कहने लगा था। वो फिर बेचैन हुई थी। इसकी ये वारफितगी इसे वहशत में डाल रही थी, लेकिन इसने जवाब देना चाहा था कि वह शख्स इससे दूर ही रहे। वो ना वो वो ना क्या, आगे बोल भी दो इशू यार। वो इसके हकला कर बोलने से मुल्तजी हुआ था। वो ना मेरे बैग में बोतल पड़ी हुई थी। बोतल का ढक्कन खुल गया था और सारी रोल नंबर स्लिप गीली हो गई है। वो बामुश्किल कहकर रोने लग पड़ी थी। जबकि इसकी बात सुनते इश्नाल ने पहले तो पुरसकून सांस ली थी, फिर बोल पड़ा था। इशू यार, तुम सच में पागल हो। इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे दिल में इतने बड़े बड़े वसवसे डाल दिए थे। यार, ऐसे तो बीवियां अपने शोहर को इनके अब्बा बनने की खुशखबरी में इतना सस्पेंस नहीं डालती जितना तुमने सस्पेंस क्रिएट किया था। वो पहले तो इसकी बात पर सुरख पड़ी थी, लेकिन फिर खफा हुई थी जबकि इश्नाल इसके चेहरे पर उतरते, आई थिंक रुशनाल, इसके चेहरे पर उतरते कोसे कज़ा जैसे रंगों को देख मस्मराइज हुआ था। ये आपके लिए छोटी सी बात है, मेरे लिए हरगिज़ नहीं, क्योंकि आज लास्ट पेपर है। मैम ने पेपर देने से पहले ही मुझे बाहर निकाल देना है। वो हाथ की पुश्त से आंसू साफ करती सिसकी लेकर रोती छोटी सी बच्ची लग रही थी। अच्छा दिखाओ, कहाँ है रोल नंबर स्लिप? इसके आंसू देखता वो नरम से लहजे में बोला था, जिसकी इश्नाल वक्त शुरू से दीवानी थी। वो बैग से कामते हाथों से रोल नंबर स्लिप निकालने लगी थी। वो इसे दी थी। बैग इसके पास ही पड़ा हुआ था। रोल नंबर स्लिप गीली थी पर ख़राब नहीं थी। इसकी हालत ख़राब ज़रूर थी पर इतनी नहीं। रुशनाल ने सर पर हाथ मारा। वो इसकी अकल पर अफसोस किया था। सीरियसली तुम इस बात को लेकर इतना ज़्यादा रो रही थी? एक बेन की कमी रह गई थी। ऐसा तो तुम मेरे मरने पर भी नहीं रोओगी जितना तुमने इस शीट के लिए आंसू बहा दिए हैं। आखिर बड़ी कब होगी? जब इसके हल्के से मजाक से रुशनाल की रूह फना हुई थी, भल भल आंसू इसके चेहरे से गिरने लगे थे। आज सच में रुशनाल हकम वक्त इसके लिए बहुत बेरहम साबित हुआ था। यानी वो अपनी मौत का जिक्र करके इसको बेमौत मार रहा था। वो चंद पल सांस लेना भूल गई थी। इसका दिल धड़कना भूल गया था इसकी बात पर। चलो जी, अब फिर से रोना शुरू कर दिया। कुछ नहीं होगा इशू मेरा बच्चा, मैं इसे अभी सही कर देता हूँ, बस स्त्री बताओ सॉरी। वो इसके दर्द से ना वाकिफ था। इसे नहीं पता था कि वो अपनी मौत की बात करके इसे अज़ियत व वहशत में धकेल गया था। इसकी ये बात छोटी छोटी सी थी, लेकिन इश्नाल वक्त के लिए बड़ी नहीं, बहुत बड़ी थी। नहीं हूँ मैं आपका बच्चा, बस आपकी नफरतों में दबी कागजी रिश्ते तक आपकी बीवी हूँ। अगर आइंदा आपने मुझे बच्चा कहकर बुलाया तो मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। कोई शक नहीं, बीवी हो तो मेरी ना, मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही हो ना, बिल्कुल छोटा सा मासूम सा। वो यकीन मानो, तुम्हारे साथ रहकर ऐसा लगता है जैसे मैं बच्चे को ट्रीट करता हूँ। उस वक्त तो नहीं लगा जब मेरी ज़ात को गाली बनाया था। अब आप ये कहने का खो चुके हैं। वो फिर से तल्ख हुई थी और रोने लगी थी। अच्छा सॉरी। वो कान पर हाथ रखे माफ़ी मांग रहा था। चाहे मैंने आपसे बात नहीं करनी, वो नोटे लहजे में कहती इसके बाजू पर मुक्का मार की थी। रुशनाल हंसा और हंसता ही चला गया और फिर हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ किए थे और खुद उठा था। उठो, हाथ बढ़ाया था, जबकि इश्नाल इसके फैलाया हुआ हाथ देख कुछ सोचती हुई वो उठ खड़ी हुई थी। वो इसे साथ टेबल पर लाया था और हल्की सी इस्त्री गर्म करके 1 मिनट में ठीक कर दिया था, जबकि वो इसके दिल में मशकूर हुई थी पर बाज़ाहिर कुछ नहीं बोली थी। कोई हुक्म है मेरे आका? वो झुककर सर को हाथ पर रखता सीने तक आई थिंक लाते हुए बोला था।
वेट, सर आई थिंक हाथ को सीने पर लाते हुए सर को झुका कर बोला था, ऐसे आना। वो मुझे चैप्टर समझ नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर इसने क्वेश्चन करवाया था तो इसने सुकून की सांस खारिज की थी। वाकई वो चैप्टर इसे समझ आया था। जाओ रेडी हो जाओ, फिर निकलते हैं। अभी है तो काफ़ी, पर मैं जल्दी चलो, मैं भी फ्रेश हो लूँ। वही कहता इसका गाल थपथपाता चला गया था। अशनाल ने इसको जाते देखकर हर चीज़ समेटी थी, लेकिन कुछ फार्मूलाज तैयार करके वो उठी थी। वो इसने खुद शावर लिया था। वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होकर गीले बालों को ड्राई कर रही थी। इसकी सिल्की बाल आई थिंक कंधों पर बिखर रहे थे। आम हालात में वो ड्राई नहीं करती थी, लेकिन इमरजेंसी थी, इसे चलाने भी नहीं आता था, लेकिन वो कोशिश कर रही थी। वो अभी इसी को उल्टा सीधा करके देख रही थी जब वो खुशबुओं बिखेरता इसके पीछे आकर खड़ा हुआ था। इसको देखकर इसके हाथ कांपने लगे थे। वो दुपट्टा उठाने के चक्कर में थी। इसने दुपट्टा तो ड्रेसिंग टेबल से उठाकर अपने गिर्द फैला लिया था। अभी वो सर पर ही लेती कि रोशनाल बीच में इसका हाथ पकड़ गया था। रोशनाल ने इसे खास नज़रों से देखा था, क्योंकि वो बहुत ही कम बगैर दुपट्टे के इसे देखता था। इसकी नज़रें खुद पर जमी देखकर वो खौफजदा कन्फ्यूज़ हो गई थी। वह नज़रें ऐसी होती थी कि वो मुख्तलिफ़ रंगों में नहा जाया करती थी। वह नज़रें दिल धड़काने का सबब बनती थी। वो कहाँ किस मुकाम पर खुद को मजबूत रखती थी। वो शख्स इसकी मजबूती को तोड़ देता था, लेकिन इसकी नज़रें कभी कभी मेहरबान थी। शादी के बाद भूले बिसरे से भी इसे याद नहीं पड़ता कि इसने कभी मेहरबान नज़रों से देखा भी हो, और इसको अपने पीछे देखकर हवास भागता हो गई थी। इसके हाथों पर लर्जिश पाता देखकर इसके हाथ से ड्राई ले लिया और खुद ट्राई करने लगा। खुद कर लेती हूँ, वो होले से बोली थी। पकड़ना आ नहीं रहा, मेरी इस नाजुक सी बीवी कह रही है मैं खुद कर लेती हूँ। इसके मीठे से तंज पर इसने नज़रें झुका ली थी, क्योंकि वह इसके मुकाबले खड़ा होकर इसके बाल ड्राई कर रहा था। वह इसके सामने खड़ा था तो कोई मजबूत पहाड़ लग रहा था। वो होले होले बाकायदा कांप रही थी। इसको कामता देखकर इसे हल्के से लेकर चलता, बेड पर बिठाया और फिर अपना काम महारत से करने लगा था। ये वाला शैम्पू अब मत यूज़ करना, बाल ख़राब हो जाएंगे। वो इसके नीचे थोड़े थोड़े रूखे बालों को देखकर बोला था, जबकि यीशु को वो पल पल हैरान कर रहा था। वो हैरान थी कि वह इस पर कितनी नज़र रखता है। कोई हेयर बैंड, कैचर वगैरह? इसने ट्राई करके कैचर का पूछा था। कोई जवाब ना पाकर ड्रेसिंग से खुद कैचर उठाकर लगाया था। अब ठीक है यीशु, हरी अब जल्दी उठो, फिर निकलना है। जबकि वह ड्रेसिंग टेबल तक आई और अपने बाल सेट करने चाहे, मगर वो मुसलसल कन्फ्यूज़ हो रही थी और ऐसा कर नहीं पा रही थी। इसने जल्दी से गाउन पहना था। वो मुतमईन होगी। अब वो सेट कर रही थी जब वो फिर से इसके पास आकर खड़ा हुआ। वो स्याह गाउन में थी। वो दोनों साथ खड़े चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे। इस बात की गवाही आईने ने दी थी। अशनाल ने एक दफ़ा नज़र उठाई थी। ओके, वाइट सूट में नुकसुक से तैयार, वो चाहतों मर्दानगी का शाहकार, घड़ी हाथ पर बांधे, वो सब खूबियों से बढ़कर इसकी आशनाई ने इसकी आंखों में एक अछूता सा एहसास इसको मुनफरिद बना रहा था। वो एहसास भी ऐसा जो भस्म करने की भरपूर सलाहियत रखता था। अशनाल की आंखों में भी मोहब्बत की धुंध छाने लगी। वो इस शख्स से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकती थी, ना इसकी मोहब्बत से, ना इसकी नफरत से। वो आगे बढ़कर इसका हिजाब खुद सेट करने लगा जब इसके गाल से इसकी उंगलियां टच हुई थी। इसका लिमस इसे कपकपाने पर मजबूर कर गया था। पिन दो मुझे। इसको देखा जो छुई मुई से खड़ी थी। इसकी बात सुनती वो अपना पिन वाला हाथ आगे कर गई थी, जिसमें 3-4 पिन थे। रुशनाल ने सारी पिन लेकर 2-3 अपनी मुंह में दबा ली थी। वो इसका हिजाब सेट करने लगा था। हिजाब सेट करके इसे ठीक लगा था। आज परफेक्ट लग रही हो वाइफी। अंगूठे और उंगली को गोल शेप देकर इसे सराहा था। इसको अपना ख्याल रखता इसकी आंखों में धुंध छाने लगी थी। इस शख्स से मोहब्बत कम नहीं पड़ी थी इसकी। आप जाए, मैं आ रही हूँ, उसने मुकम्मल भराई आवाज़ में कहा। ओके, वही कहकर तबस्सुम सा मुस्कुराया था। इसकी आंखों की बदलती निगाहों में थी। आज इसने मुकम्मल तवज्जो से देखा था। वो इसकी नफरत तो बेगानगी से भी इसे नफरत नहीं कर सकी थी, फिर इसकी तवज्जो और प्यार से कैसे ना पिघलती। वो चला गया था जबकि वो पीछे इसके शहर में खड़ी नकाब में मुस्कुराई थी। वो सच कहता था। वो शख्स बाकी हरगिज़ बुरा नहीं था। इस पर गुजरे हालात बुरे थे, जिसे तलख बना गए थे, वरना इशू का सुपरमैन कैसे बुरा हो सकता था। सर, वो टके का वकील निशाने पर है हमारे, इसकी गाड़ी के पीछे लगाई हुई है। वो स्याह लंबे बालों वाला हंसकर आप चेहरे पर मास्क लगाने लगा था, साथ में हैंड फ्री सिस्टम कान में दूसरी लाइन पर राब्ता कर रहा था। ठीक है, इसका पीछा करो। दूसरी तरफ फ़ोन से आवाज़ आई थी। सर, हम 3 घंटे कुत्तों की तरह इसका पीछा कर रहे हैं। एक बात कान खोल कर सुन लो मेरी, अगर वो बच गया तो फिर तुम लोग नहीं बच पाओगे। सर, वो एक लड़की के साथ है, किसी स्कूल के बाहर खड़ा है। हम भी वहीं स्कूल की दूसरी तरफ गाड़ी में बैठकर इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे काम नहीं बनता तो फिर इस लड़की को उठा लो, क्योंकि दूसरी तरफ से शातराना कहके की आवाज़ आई थी। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, वो शख्स हल्के से बोला था। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए, वरना आज तुम लोग अपनी टांगों पर चल नहीं पाओगे। इसे किसी गुंजान वीरान इलाके में लेकर जाओ, ताकि कोई सीसीटीवी फुटेज में ना आए और किसी चैनल का शक मुझ पर बिल्कुल ना हो। वैसे समझा रहा था, अभी तो जो वक्त है ना बहुत मुनासिब है, इसके पीछे पीछे रहो। जैसे ही वो किसी गैर आबाद जगह पर आता है, घेर लो इसे, मार कर लड़की को उठा लेना।
इसको 2 घंटे और 55 मिनट हो गए थे ऐसे खड़े हुए। बहुत सारी लड़कियां निकल रही थी लेकिन वो नहीं आई थी, जिसके इंतज़ार में इसकी आंखें दर्द करने लगी थी। उसकी निगाह इस पर ऐसी पड़ी कि फिर पलटी ही नहीं। कुछ ही पल में वो लड़कियों के हजूम में कन्फ्यूज सी आती दिखाई दी थी। इसने एक तरफ देखा था, सब लड़कियां नत नए फैशन किए हुए थी, टाइट्स पजामे पहने, फ्रॉक पैंट्स शर्ट फुल मेकअप किए थे। इसके चेहरे पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। इनके हाथों में फ़ोन थे, इसके हाथों में किताब थी, जबकि इसकी आंखें झुकी हुई थी। बाकी बाकी सब पूरा तमाद नहीं बोल्ड लग रही थी, जबकि वो छुपी एक अनमोल हीरा लग रही थी। इसने खुद को छुपा कर रखा था। आज अपने बाप की पसंद पर फ़ख्र हुआ था। रुशनाल पे नज़र पड़ते ही इसकी आंखों में पहचान के रंग आए थे। वो मुस्कुराई थी। इसको आते देखकर रुशनाल के चेहरे पर वही जानलेवा मुस्कुराहट आई थी। वो खुश नज़र आ रहा था। कैसा हुआ पेपर? वो तकरीबन 3 घंटे से बाहर खड़ा था। बहुत ही अच्छा, मेरी उम्मीद से बढ़कर। जो क्वेश्चन आपने लास्ट में करवाया था वो भी पेपर में इंक्लूड था, और मुझे उम्मीद है 90% मार्क आएंगे। वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी, इतनी एक्साइटेड कि वो वहीं खड़े होकर बताने लगी थी। आज ने देर नहीं होगी? इसकी कार का दरवाज़ा खोलते हुए नरम से लहजे में बोला। पहले तो 2.5 घंटे का होता, फिर आज 3 बजे क्यों? मगरिब की अज़ानें हो रही थी जब वो आ रही थी। जी आज आई थिंक पेपर लॉन्ग था, साथ में पेपर लेट स्टार्ट हुआ। वो इसके सवाल का जवाब निगाहें झुका कर दे रही थी। दूसरी तरफ से होकर आता वो फ्रंट सीट पर बैठ गया। इस पर निगाहें जमा कर इसने गाड़ी स्टार्ट की थी। आज मुझे इल्म है मेरी वाइफ ही थक गई है, इसलिए खाना पैक करवा लेते हैं। इस पर निगाहें जमा कर तायद चाहिए थी। अभी इसने गाड़ी रिवर्स ही की थी, हर तरफ अंधेरा था। जब गाड़ी की बैक पर फायरिंग हुई थी, रुशनाल अभी कुछ समझता ही फिर से फायरिंग हुई। इसने शीशे में देखा था और अपने पीछे 2 गाड़ियाँ देखी थी। सुपरमैन! रुशनाल चीख उठी थी। इसके अलावा सुपरमैन ही उबर सका आई थिंक ज़बान पर। वो घबरा गई थी। इसकी नकाबज़दा आंखों की पुतलियाँ फैल चुकी थी। जारी है। शुक्र है ये एपिसोड ख़त्म हुई। होप्स हो कि अगली एपिसोड में वर्ड की इतनी मिस्टेक ना हो। सुपरमैन! अशनाल चीख उठी थी। इसके अलावा सुपरमैन अभी आई थिंक उबर सका था। वो घबरा गई थी। इसकी नकाबज़दा आंखों की पुतलियाँ फैल चुकी थी। फ़ज़ा में ठा की आवाज़ पैदा होती, साथ ही इर्ताज सा पैदा होता था। वो घबरा गई थी। कुछ नहीं हुआ, बस मेरी जान खामोश। वो जो खुद परेशान था, एक हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत के दूसरे हाथ से इसे नीचे झुकाया था। वो गाड़ी की फुल स्पीड फुल किए भगा रहा था। पिछली गाड़ियाँ मुसलसल इसके ताक़ुब में थी। इसको अपनी परवाह नहीं थी। इससे परवाह सिर्फ और सिर्फ अपने साथ बैठी इस मासूम जान की थी, जिसको वो अपनी हाथ की गिरफ्त में भी कांपता हुआ महसूस कर रहा था। वो किस माहिर अनाड़ी की तरह गाड़ी चला रहा था। गाड़ी वो कभी सड़क की एक साइड पर कर रहा था तो कभी दूसरी तरफ, इनको चकमा देने के लिए, ताकि इसे मजबूत जगह में करके फिर इनका हिसाब चुकता करे। सुपरमैन! वो हमें मार देंगे, वो मुझे मार देंगे। वो इसके हाथ को अपने हाथ में भींचते फिर से बोल उठी थी। यकीन है ना अपने सुपरमैन पर? वो अपनी डार्क ब्राउन आंखें एक ही सेकंड में इस पर टकाई और उसकी फिक्रमंद आंखों में देखा था। आप पर यकीन है, लेकिन उन पर नहीं है। वो मार देंगे मुझे, वो सहम कर बोली। इसकी तरफ आंखें उठाई तो चंद पल हटा नहीं सकी थी। इस बाजीगर शख्स की आंखों में एक हार सी थी। वो हार अशनाल को इसकी अपनी नहीं लगी। वो हार उसे अपने फिक्र में घुलते शख्स की लगी थी। आज उसका दिल क्या उसके मजबूत हिसार में खुद को छुपा ले। आई थिंक खुद को फना कर ले। जो दिल चाहता है वो हमेशा पूरा नहीं हो सकता ना। वो जो इसका तलबगार रहता था, इसकी रूह का मकीन था। इस वक्त वो शख्स खूबसूरत नहीं, इसे बहुत अच्छा लगता था। वो अच्छा होना खूबसूरत होने से भी प्यारा है। मतलब पीछे गुस्सा जब्त किए मुसलसल गाड़ी जंगल की तरफ लेकर जाने लगा था। वो इसकी तरफ देख नहीं पा रही थी। अगर एक बार देखना तो कमज़ोर पड़ जाएगा, और वो कमज़ोर ही तो नहीं पड़ना चाहता था। ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? इतनी रात है। वो गाड़ी को वीरान में देखते जहाँ कोई रोशनी नहीं। रुशनाल ने गाड़ी की लाइट ऑफ की ताकि वो इसे घुमाता हुआ पहचान न सके। वो इसे सेव करके फिर जाना चाहता था, मगर रुशनाल की हालत बता रही थी कि वो लड़की अभी किसी रिएक्शन की पोजीशन में नहीं। वो इसको पढ़कर भी लाइलम हुआ था फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इस वक्त लाइलमी अच्छी थी। इसका नकाबज़दा चेहरा पूरा आंसू से भीग गया था। खौफ के आलम में इसने डैशबोर्ड पर नज़रें जमा ली थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो घबरा गई थी। इसने एक नज़र उसे और जो गाड़ी रिवर्स करके जंगल के बीच कर रहा था। रुशनाल ने अपनी टेंशन से निकलकर इसकी तरफ देखा तो वो और ज़्यादा इज़्तिराब में मुब्तला हुआ था, क्योंकि गाड़ी इनको पीछा करती आई थी, लेकिन वो काफ़ी दूर थी। एक सनसनाती हुई गोली फ़िज़ा में गई। अशनाल चीख कर रह गई। अशनाल प्लीज़ कीप क्वाइट, वो साथ ही बोला था। इसकी चीख सुनता वो घबरा गया था और इसकी तरफ झुककर इसके मुंह पर हाथ रख लिया था। वो एक किस्म इसके ऊपर आया था। रुशनाल की आंखों के गिर्द तो एक पिक के लिए आई थिंक एक पल के लिए अंधेरा छा गया था। इस शख्स का भारी ढोल इसके हवास चुनचुना कर रख गया था। इसका नरम वजूद इस शख्स के आहनी सीने के नीचे दब कर रह गया था। वो इतनी पुरहिद्दत कुर्बत की कायल नहीं थी। वो तड़प कर फासला मिटाने लगी, मगर नाकाम रही। रोशनाल के पास से आती कलून की मखसूस महक अशनाल के मुंतशिर हवास को मज़ीद पागल करके रख दिया था। वो शख्स इसकी इंतहाई करीब था। इसकी गर्म सांसें इसे अपने चेहरे पर
तपती हुई भट्टी लग रही थी। इस सूरत हाल में रुशनाल वक्त खुद नहीं तैयार था। रुशनाल को खुद पर काबू करना इंतहाई मुश्किल लगा था। इनके दरमियान ये इंतहाई कमज़ोर, संगीन और नाजुक और दुश्वार लम्हा था। अशनाल की गुर्बत में माही बेआब मछली की तरह तड़प रही थी। हटे पीछे। रुशनाल का हाथ थोड़ी सी नरम पड़ा तो इसे हटा गई थी। खामोश। वो लोग ताक़ुब में है हमारे, और तुम्हारी जान को खतरा। अब तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं अपने तरीके से चुप करवाऊंगा। वो ये कहता इसके पास से उठा था। तुम गाड़ी से उतर जाओ, हरी अप। इसने तेज़ लहजे में बगैर एहसास लिए कहा। क्या मतलब? वो अकला कर रह गई। वो अभी तो इस शख्स की संगत के ख्वाब सोच रही थी और अभी इसने ज़मीन से आसमान में दे मारा था। गाड़ी से उतर जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। यूं वो नजरें चुराता ठहरे ठहरे लहजे में बोल के गाड़ी को बंद कर क्या था। मैं अकेली उतरूं? आप किधर जाएंगे? वो बेयकीनों की सद में गिरती बोली थी। हरी अप, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तुम्हारे इन सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। वो इसकी तरफ झुकता कार का दरवाज़ा खोलने लगा था। मैं इतनी रात को इस तन्हा जंगल में बगैर लाइट के कैसे रहूंगी? पहले बताना था ना, मैं जनरेटर ले आता तुम्हारे लिए। वो अब की बार तंजिया मुखातिब हुआ। मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही आपको छोड़कर। वो जिद्दी हुई थी। इशनाल, जो मैं कहूँ वो जल्दी करो, मेरा ज़ब्त मत आजमाओ। वो धीमी मगर सख्त आवाज़ में बोला था। मैं आपको तन्हा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो अपने सुपरमैन को गुस्सेले शोहर के रूप में आता देख रोहानसी से हुई थी। अशनाल, प्लीज़ गाड़ी से उतर जाओ। वो लोग हमारे ताक़ुब में हैं। वो मुझे मारे तो मारेंगे, मगर साथ में तुम्हें खतरा है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप मेरी सांसों में बस चुके हैं, मेरी रूह के हकदार बन चुके हैं। फिर मैं आपको मुश्किल में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आपके परेशान चेहरे को देखकर मेरी रूह को असलियत होती है। आपने तो मुझे जीना सिखाया है, फिर मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ कि आपको ऐसे छोड़कर जाऊँ? वो उसके कुशादा चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में रखकर बोलती। अब की बार वो हिचकियों से रोई थी, जबकि रुशनाल हाकम वक्त के दिल ने इतनी परेशानी में होने के बावजूद ही इकरार किया था। औरत बेशक जितने भी जुल्म अपने पसंदीदा या महरम रिश्ते से सह ले, बेशक वो 18 साल की बच्ची हुई या 70 साल की औरत, बेशक वो मोम से भी ज़्यादा नरम और नाजुक हुए, चट्टान से भी ज़्यादा सख्त, लेकिन अपने इस मुहाफिज को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ सकती। इसी तरह वो अशनाल की दिली हालत को भी जानता था। प्लीज़ अशनाल, गाड़ी से निकल जाओ, मेरी फिक्र मत करो। मैं तुम्हारी वजह से ऑलरेडी परेशान हूँ, मुझे मज़ीद परेशान मत करो। मैं किसी से भी नहीं डरता, मुझे सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी इज्जत की परवाह है। वो परेशानी से कहता इसने इसके माथे के साथ सर टिका लिया था। फिर इसको परेशान देखकर इसे जुदा कर इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोझल सा कहने लगा, जो इसके हाथ खोलकर इसके सीने से लगी थी। इसे कभी दूर न जाने के लिए। मौत इसके सर पर खड़ी थी, लेकिन उसे परवाह अपने सामने बैठी इस मासूम से जान गई थी, जिसने कुछ भी नहीं देखा था सवाए अपने सुपरमैन के, जो बचपन से इसकी बाहों के हिसार में महफूज रही थी, जो ज़िंदगी की तलखी तो देख चुकी थी, लेकिन इस बेरहम दुनिया से नावाकिफ़ थी। इनसे पहले इसे ज़माने की तलखियों से सिर्फ अपने सुपरमैन ने बचाया था, इस हर किस्म की सर्दो गर्म से महफूज रखा था। वैसे ये लोग हैं कौन सुपरमैन? वो इसके साथ लगी अब पुरसुकून से बोली। इनकी लड़की को सुबह छेड़ कर आया था, पीछे तो आएंगे ना साले मेरे। वो गुस्से से पता नहीं बोल गया था। इसे खुद समझ नहीं आया कि इसका लहजा तंजिया था या अब ये आपकी लड़की को छेड़ने आए हैं। वो इस अंधेरे में इसके तहफ़्फ़ुज़ में महफूज जब हुई तो शरारती लहजे में इसके दिल से अनजान बोली थी। रुशनाल इसकी दिली कैफियत का अंदाज़ा लगा रहा था। वो इसकी बात सुनता झटके से इसे खुद से अलहदा कर गया। बकवास बंद कर रुशनाल, उतरो गाड़ी से। अब की बार वो धाड़ा था, वही जालिम मुजाबर लहजा अपनाया था। अब की बार वो धाड़ा था। प्यार, नरमी, सब कुछ गायब था। ना अनजाना गुस्सा और पता नहीं क्या क्या नहीं था इसकी आंखों में। फिर मैं तो सिर्फ मजाक। दलील देते वक्त अशनाल की आंखों से आंसू निकल आए थे। आई सेड गेट आउट अशनाल, उतरो, इन झाड़ियों में छुप जाना, जब तक मैं ना हूँ बाहर ना आना। आप हर बार मुझे तोड़कर माफ़ी मांग लेंगे। वो इतना ज़ोर से बोला था कि अशनाल बेयकीनी से देखती हुई सिर्फ इतना बोली और बिना कुछ कहे उतर गई थी और भागती हुई गुस्से से ओझल हुई थी। इसके अंधेरे में तहलील होते हेवले को देखते लाल होती आंखों से वो नहायती गुस्से से अपना हाथ गाड़ी पर दे मारा था। हाथ गाड़ी के शीशे से मारते इसका हाथ जख्मी हो गया था और इसकी कलाई पर भी जख्म आए थे। जब तक एक एक बात का बदला तुम्हारे इन मातहतों से ना ले लिया अरफान दुरानी, तो चैन सुकून हराम है आई थिंक मुझ पर। वो गुस्से से कहता, अपने जख्मी हाथ की परवाह किए बगैर दूसरे हाथ से गाड़ी स्टार्ट करके 1 ही मिनट में रिवर्स करते जंगल से निकालने लगा था। इसने गाड़ी से अपना पिस्टल निकाला था और झटके से ले जाते जंगल से गाड़ी निकाल ली थी। अशनाल को सेव करके अभी से कोई परवाह नहीं थी। वो जानता था कि रात के अंधेरे में कोई नहीं होगा, इसलिए इसके दिल में सुकून था, लेकिन ये सुकून कब तक था पता नहीं था। मुझे कल रुशनाल से मिलने जाना है, आका जान सगीर साहब से कह रहे थे, क्योंकि समीना बेगम घर नहीं थी। वो दोस्त की बेटी की शादी पर गई हुई थी। आका जान को यह मौका ही मुनासिब लगा था। वो इनसे डरते तो नहीं थे, हाँ अलबत्ता वो घर में मज़ीद बेसुकूनी नहीं चाहते थे, पर आकाजान वो कह रहा था कि वो अशनाल को खुद ले आएगा। समीना बेगम टेबल पर खाना लगा रही थी। वो ये रोज़ ही कहता है, मुझे नहीं पता, कल मैं और तहमीना और तुम चलेंगे इसकी तरफ।
ज़िंदगी का क्या भरोसा, क्या पता आज ही ख़त्म हो जाए। वो मेरी हसरत हसरत ही रह जाए। पोती से मिलने के लिए मैं इसे अपना और इसके बाप की जायदाद देना चाहता हूँ। वो इसकी आँखों में खुशियाँ देखना चाहता हूँ। इसके मुँह से लफ़्ज़ दादा सुनना चाहता हूँ। वो बेकरारी से बोले थे, ओके फिर आप तैयार रहिएगा, हम कल दिन को निकलेंगे। मिनाल आगा जान की बात सुनती किचन से निकल आई थी। खाला जान आप बैठिए, मैं सर्व करती हूँ। वो इनको सर्व करता देखकर किचन से निकलते हुए बोली, रात में बैठे सब खाना खा रहे थे, कोई ज़रूरत नहीं है इन चोचलों की। मैं जब बना सकती हूँ तो देते वक़्त मेरे हाथ नहीं टूटते। अल्लाह! पता है, ये हमारी मदर का जुमला है। वो कोई भी काम करने जा रही हो ना, मतलब सारा कुछ रख लिया हांडी बनाने के लिए। हम क्या ना, हम बना देते हैं तो कहती है जब मैं रख सकती हूँ ना, तो बनाते हुए मेरे हाथ नहीं टूटते, मैं ये भी बना सकती हूँ। वो इतनी बेरहमी से बोली, मिनाल खामखा ही शर्मिंदा हो गई थी। हालांकि हांडी इसने खुद तैयार की थी। भलीमांस बच्ची के साथ किया है मैं सॉरी क्या है, आई थिंक मैं देख रहा हूँ तुम्हारा दिन ब दिन रवैया ख़राब होता जा रहा है। सगीर साहब मिनाल को पहले से कमज़ोर होता देखकर बोले, बिना नहीं रह पाए थे। और जो इसने किया वो आपने नहीं देखा, इसने सबके साथ क्या किया। कोई बात नहीं है, बच्चों से गलतियां सरजद हो जाती हैं। हर गलती को पकड़कर हम किसी को सज़ा नहीं दे सकते। अगर कोई शर्मिंदा है तो उसे मज़ीद शर्मिंदा मत करें ताकि वो दोबारा से अच्छा बनने पर पछताए। सगीर साहब ने धीमे से लहजे में कहा था। आपको मैं ही गलत लगूंगी ना, वो तंदी लहजे से मिनाल को घूरती बोली थी। तुम सुकून से बैठो, तुम्हारा मकसद जो पूरा हो रहा है। बेगम अब आप कहाँ जा रही हैं, सगीर ने इनको उठता देखकर कहा था। जब तक ये यहाँ बैठी है मैं इधर हरगिज़ नहीं बैठूंगी। वो गिरज कर बोलती उठी थी। खाना तो खा लें, सगीर साहब ने इन्हें रोकने की खातिर कहा था। ये मत कहिएगा कि मैं आपकी भतीजी की वजह से जा रही हूँ, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। जब तक ये उठ जाएगी मैं आ जाऊंगी। वो ये कहती दंदनाती हुई चली गई थी। उसके बाद इन आई थिंक इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। अपने हक के दफ़ा के लिए कुछ कहना बुरा नहीं है। सगीर साहब खाना खाकर उठे तो इसके सर पर हाथ फेरते इसे कहते हुए चले गए थे, जबकि हाकम वक्त का पोती के लिए दिल दुखा था। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे मेरी बच्ची। आगा जान मेरा नसीब, मेरा क्या, मेरा बुरा अमल था। वो इनकी बात सुनती इनकी तरफ आती नीचे बैठकर इनकी गोद में सर रख गई थी, जबकि इनकी बात सुनकर इनके नहीफ आंखों से एक आंसू मिनाल के बालों में जज़ब हुआ था। वो गाड़ी निकाल रहा था जब इसकी गाड़ी जंगल के बीचों बीच ही बंद हो गई थी, क्योंकि रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे था। 2-3 दफ़ा इसकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी। इसे समझ लगी कि गाड़ी पंक्चर हो गई है, इसलिए वो गाड़ी वहीं रोकता निकला था। वो कुछ फासले पर गाड़ी से उतरा और पैदल चलने लगा। इससे जंगल से निकलने में भी 10 मिनट लगे थे। वो अब नीम पुख्ता सड़क से कुछ फासले पर था जब आवाज़ें सुनाई दी थी। इसे महसूस हुआ जैसे उनके साथ कोई गड़बड़ हो गई है, क्योंकि नीम अंधेरे में हल्की आवाज़ें भी साफ आ रही थी। वो हल्के कदम बढ़ता, अक्लमंदी से फैसला करता रास्ता क्रॉस करके नीम पुख्ता सड़क पर चला गया था। वो गाड़ी में कोई पानी डाल रहे थे। रोशनाल इनकी बुजदली को देखता महसूस हुआ था। वो जान चुका था कि घना जंगलात होने की वजह से वो बगैर गाड़ी के अंदर नहीं आ पा रहे थे। इनकी बहादुरी का तो वो इसी वक्त कायल हुआ था जब इन्हें जंगल में जाने के बाद अपने पीछे आता न देखा। रोशनाल वक्त के साथ शातिर हुआ था। वो जो गाड़ी के ऊपर झुके हुए थे ठीक करने के लिए, इसे उस वक्त पे लगा कि गाड़ियां दो हैं, लेकिन एक गाड़ी देखकर वो पछताया था कि वो क्यों रोशनाल को जंगल छोड़ आया था। इसने बगैर सोचे समझे इनको मौका दिया, बगैर पीछे से आकर इनको गाड़ी पे झुके पाता देखकर इनके सरों को एक दूसरे के साथ इतनी जोर से टकराया कि इनके आवाज़ चुनचुना कर रह गए थे। वो जमीन पर गिरे थे। इन्हें महसूस हुआ कि आज इनकी मौत यकीनी है। इस लंबे चौड़े शाने वाले बंदे को देखकर वो जमीन पर पड़े दोनों टुकड़ टुकड़ इसको देख रहे थे। लंबे बाल, कमजोर मुंह, शक्ल से वो अच्छे ही थे। किसी के पाले पाले के कुत्ते सॉरी आई थिंक किसके पाले हुए कुत्ते हो। वो इनको गिरबानों से उठाता झंझोड़ कर गुस्से से दौड़ा था। अरफान अरफान दुरानी के एक एक के मुंह से हकलाता हुआ निकला था। लानत है तुम लोगों पर खुदा की, शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो। ये तो मैं जानता हूँ कि तुम इसकी हिरासत में रहकर ये काम कर रहे हो, पर ये बताओ ऐसी क्या आफत टूट पड़ी, क्योंकि क्योंकि इतनी घटिया हरकत किस बिना पर हो। वो इनको फिर जमीन पर फेंकता धाड़ा था। भूख के लिए, चंद रोटी के निवालों के लिए, अपनी मरती माँ को जिंदा रखने के लिए, अपनी जवान बहनों की शादी के लिए। तो हलाल कमा कर खिलाओ। गैरत मर गई है। ये चोरियां गलत काम करके हराम के नवाले खुद भी खा रहे हो और इस मरती माँ को भी। इस हराम से क्या वो जिंदा बचेगी। हलाल क्या खूब कही आपने सर, हलाल चीज़ क्या है। मैं नहीं मानता हलाल को सर। फितवे देना बहुत आसान होता है। पिछले 4 साल से एमए की डिग्री उठाता रहा, जगह 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 खाक छानता रहा। हर सुबह माँ से दुआ लेकर एक नई उम्मीद लेकर निकलता था और फिर शाम में मुरझाया हुआ चेहरा ले ना में जवाब देकर उसी जन्नत की आंखों में उम्मीद ही देखता था। आई थिंक ना उम्मीदी। मुझे डाकू बनाने में एक सिर्फ अरफान दुरानी का हाथ नहीं, इस कौम का हाल है जिसमें आप जैसे वकील और बिजनेसमैन शामिल हैं। आप तो आसानी से ओके आई थिंक गुंडे को बुरा भला कह देते हैं। क्या आपको ये ख्याल नहीं आता डाकुओं के सीने में दिल है, इनके एहसासात हैं। मैं इतना प्रोफेशनल गुंडा था सर कि जंगल में घुसकर आपको मार सकता था या आपकी बीवी को किडनैप करके, पर नहीं। जब इस कॉलेज तक आपका पीछा किया था, आपकी बीवी को देखकर मुझे एहसास हुआ था कि मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे पता है महाफिज क्या होता है, क्योंकि मैं भी एक बहन का भाई हूँ।
गुंडा हूँ, डाकू हूँ, पर हूँ तो भाई ना, ऐसा नहीं कर सकता था। इसी वक्त कुछ देर पहले एक आवाज़ सुनी थी, एक चीख की। इसके बाद आपको मारने का हौसला ही नहीं पड़ा था। मैंने चोरी करते वक्त, गर्दी करते वक्त किसी औरत के पीछे कभी नहीं गया, लेकिन इसे एक रोटी के एक नवाले ने डाकू बना दिया है। आज एक रोटी के नवाले ने ये हद भी पार कर दी। ये ले पिस्टल, और आप अपनी गैरत के पीछे मार लें, क्योंकि मुझे पता है जिंदा तो आपने छोड़ना नहीं है सर, क्योंकि मसला आपकी गैरत का है। एक लड़का कांप रहा था और दूसरा लड़का काफ़ी पुरएतमाद लग रहा था। वो इसके पास आता, पिस्टल इसे पकड़ाते हुए मुस्कुराता हुआ बोला। रोशनाल ने पिस्टल इसके हाथ से ले लिया था। इसके चेहरे पर दर्द का एक जहां था जो रोटी की खातर ख्वार हो रहा था। इससे ज़िंदगी में फ़कीर तक भी फ्राडिये लगते थे। इसने बहुत से गरीब लोग देखे थे, लेकिन इनसे लायदा लगा था, दुनियावी मसाइल और उलझनों में घिरा हुआ। शिकवा ज़बान का हर्फ तक नहीं था। मुस्कुराहट से आंसू और अपने गमों को छुपाए रखा था। नाम क्या है? रोशनाल का दिल दुखा था इनकी बातों पर। वह चंद्र में तो बोल नहीं सका था। मैं सरमद और ये साद, इसने एक लफ्ज़ में कहा था और फिर खड़ा हुआ था। तो मिस्टर सरमद, आप अकाउंट की जॉब कर लेंगे मेरे ऑफिस में? इसने हाथ पीछे बांध कर कहा। इस वक्त मजाक का कोई वक्त नहीं है सर। वो बेयकीनियों की कैफियत में घिरते अर्जादा सा बोला था। कैसा मजाक? अगर इज्जत की नौकरी करनी है तो कल सुबह आ जाना, मैं लगवा दूंगा। सर आप बहुत अच्छे हैं। वो ये कहता फरते जज्बात से इसके गले लगा था जब इसकी जेब में पड़ा मोबाइल थरथराने लगा। फ़ोन उठाओ। वो इरफान दुरानी का नंबर देखता गुस्से से खोल उठा था। सर, वो शख्स हमें मरवा देगा। फ़ोन पीछे करता अब सहमा था। मैं संभाल लूंगा बात को, इधर दो मुझे। सरमद फ़ोन आगे करता परेशानी से पीछे हटा था, जबकि रुशनाल ने फ़ोन अटेंड करके कान से लगाया था। काम हुआ कि नहीं, या ऐसे ही कुत्तों की तरह जंगल में भौंक रहे हो? दूसरी तरफ से इरफान दुरानी ने ऊंची आवाज़ में कहा। हाँ हो गया है, पर तेरा नहीं, मेरा इरफान दुरानी। तेरे कुत्ते जेल में हैं। तूने 4 साल पहले कहा था 2 टके के वकील, तेरा सिर्फ नाम ऊंचा है। आज अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा सिर्फ नाम ऊंचा नहीं, मुकाम भी ऊंचा है। और हाँ, कुत्ता तो तू है जो हर वक्त भौंकता रहता है। ओके, पट्टा डाल ले अपने ऊपर। इरफान दुरानी, तुम्हारा एक एक पल इसमें रिकॉर्डेड है। वो आखिर केस में पता चलेगा कि जीत किसकी होती है। वो इसे इसी के लहजे में बोला था, क्योंकि बकूल इसकी इज्जत इनको देनी चाहिए जो इज्जत के काबिल होते हैं। वो फ़ोन बंद करता इससे थमा गया था। भाई, आपकी इनायत एक तरफ और आपकी टक्कर एक तरफ। कसम से मुझे तो सही जालिम लगते हैं। मुझे लगता है लोहा खाते हैं। लोहा नहीं खाता, मैं हूँ ही लोहा। इसको देखकर इसे इसमें मस्तियाँ दे करता हंसनाल नजर आया था। इसने बहुत बहुत गुंडे देखे थे आई थिंक, लेकिन ये वाला गुंडा बहुत मासूम था, वाकई मासूम था। कोई कोई वाकई ऐसे बनते जालिम सफाक होते हैं, लेकिन कई लोगों का हालात ही मजबूर कर देते हैं। सर, आपका हाथ जख्मी है, कोई चीज़ लगा दें? इसने रुशनाल के हाथ को देखते फिक्रमंदी से कहा। शिट, वो इस मामले को सेट करता इतना बिजी हुआ कि इसे रुशनाल की याद ही नहीं आई थी। सर, हम आपका इंतजार करें? सरमत ने धीमे से लहजे में मुखातिब किया था। नहीं, तुम लोग चले जाओ, मैं खुद आ जाऊंगा। अब की बार रुशनाल ने रूखे से लहजे में कहा। वो चल दिया, जबकि वो दोनों इस पल बदलते बंदे को देखकर हैरान होकर गाड़ी को ठीक करने लग पड़े थे। अशनाल वो इस जगह तक भागता भागता पहुंचा था। इसने 2-3 दफ़ा पुकारा था, इसकी आवाज़ ना पाकर वो तशवीश में मुब्तला हुआ था। अशनाल, अशनाल। इसके दिल में खौफ बैठ गया था। वो दुआएं मांगने लग पड़ा था कि इसके साथ कुछ गलत ना हो। वो इतना बेहतियात कैसे हो सकता है? वो झाड़ियों के अंदर दाखिल हुआ। वो कहीं भी नहीं थी। वो परेशान होता भागा था। इसने आज तहिया कर लिया था, अगर अशनाल ना मिली तो वो खुद को ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करेगा। वो मजबूर था, लेकिन बेगैरत तो नहीं था। झाड़ी से गुजरते इसके वाइट सूट खराब हो गया था। झाड़ियाँ लगने से इसके हाथों से मुसलसल खून आ रहा था, पर इसे परवाह नहीं थी। इसे परवाह इसकी थी जिसे घंटा पहले छुपा कर गया था। वो आवाज़ें पुकारता इन झाड़ियों से निकला तो दरख्त के नीचे बैठी कांप रही थी, साथ में विर्द कर रही थी, इशू मेरी जान। वो भागता हुआ इसके पास बैठा था और उसके माथे पर बोसा दिया था। सॉरी सॉरी, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बेसख्ता इसकी ज़ुबान से निकला था। इससे अलहदा होते इसके आंसू साफ कर रहा था जब टिप टिप शफाफ कतरे इसकी हथेली पर आ गिरे थे। इसका नाजुक जिस्म तूफान की जद में आती डाली की मानी लटक रहा था। वो एक हाथ इसके हिजाब से पिन निकालता इसका हिजाब पलट गया था। अशनाल वक्त की ज़िंदगी में ये दिन भी आना था कि इसने जंगल में कुछ देर अकेला रहना था। इसका चेहरा देखते इसमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि नज़र भरकर इसका चेहरा देख ले। खफा सा इसका चेहरा था। इसकी आंखों में शिकवा शिकायत थी। वो इस अभी से और बैठा हुआ था। इसका पाकीज़ा चेहरा देखकर अपनी मोहब्बत के आगे घुटने टेक कर इसके कंधों पर लगी मिट्टी साफ की और झुककर वहाँ अपने लब रखे थे। अशनाल तो फ़ोन की हल्की रोशनी में इसका ये लिमिट्स महसूस करके वो झक्की रह गई थी। वो जो डर रही थी इस अंधेरे में, इस खौफ में, वो अकेली जंगल में रही थी। इससे गुस्सा अपनी जगह, लेकिन नाराज़गी अपनी जगह थी। लेकिन इसका तहफ़्फ़ुज़ सुकून दे रहा था। वो टूटी हुई शाख की माने ढलक कर इसके कंधे से आ लगी थी। रोशनाल जो हैरान था कि वो इतनी नाराज़गी के बावजूद इसमें छुप रही थी कि इस अगले ही पल इसको कीमती अनमोल मता की मानित बाजू के हल्के में समेट लिया था। एक तरफ नफरत, गुस्सा था, बेगानगी थी, तो दूसरी तरफ मोहब्बत के खुश्क सहराओं पर खुशियों की अबरे रहमत टूट कर बरसी थी। इसके मचलते आंसू इसने होठों से चुने थे। वो एकदम कितनी अनमोल और कितनी खास हो गई थी। इसके एक एक नुकुश को चूमता वो अपने होशो हवास में नहीं था। अभी यही लड़की इसकी जान लेने वाली थी। अल्लाह का करम है तुम ठीक हो, ये कहते इसके चेहरे को फिर से मोतर करने लगा था। अशनाल ने
आई थिंक इशनाल तो इतनी कुर्बत और इस खड़ूस शख्स का जुनून देखकर अपनी रंगत खो रही थी। छोड़े मुझे, इसकी इतनी जानलेवा कुर्बत में वो फड़फड़ा कर रह गई थी और फिर खुद ही हिसार से निकली थी। दोनों के दरमियान मायनी खेज खामोशी थी। दोनों ही अपनी कैफियत के जेर असर थे, जबकि रुशनाल ने इसे खामोश बैठे देखकर खुद उठता चुककर इसे बाजू में उठा लिया था, जबकि उसके सीने पर मुक्के मारती रह गई। वो इसके मुक्कों की परवाह किए बगैर गाड़ी तक ले आया था और इसे सीट पर बिठाया था और खुद चला चला गया था आई थिंक, और खुद गाड़ी की डिक्की खोलकर चेक करने लगा। अशनाल जो इसको 10 मिनट गाड़ी के साथ लगा हुआ देख रही थी, वो कार का दरवाज़ा खोलती उतरी थी। अब क्या हुआ है? वो इसके पीछे बाएं हाथ से कोई टूल उठाए सेट कर रहा था। गाड़ी पंक्चर है, वो टायर चेंज कर आई थिंक टायर चेंज करना है, तो फिक्र ना करो, बैठो गाड़ी में, आ रहा हूँ। वो नरमी से बोला हुआ कहता टायर उठाकर नीचे ज़मीन पर बैठा था और पंक्चर टायर को उतारने लगा था जब वो इसके पास ज़मीन पर आ बैठी थी। ये फ़ोन पकड़ो और टॉर्च लगाओ, मैं तब तक टायर चेंज कर लूँ। वही से फ़ोन पकड़ाता ये कहकर टायर लगाने लगा था। खून, ये क्या हुआ है आपको? अशनाल अब इसका ज़ख्मी हाथ देखा था। वो हकला कर रह गई थी। बस मामूली सी चोट है, हो जाएगी ठीक। वो बेपरवाह सा बना बोला था। आप बहुत ही जालिम हैं, ये चोट आपको मामूली लग रही है? आप इंसान ही नहीं हैं। वो आगे होती फिक्रमंदी से इसका हाथ थाम गई, जिसमें से खून अब भी निकल रहा था। इसके हाथ काले स्याह हो चुके थे, वाइट कपड़ों पर दाग के निशान, कशीदा पेशानी पर बाल बिखरे थे, चेहरे पर भी हल्की हल्की खराशें थी। तो क्या करूँ फिर? वो इसी असली लापरवाही से बोलता इसे देखने लग पड़ा था। तो ड्रेसिंग करवा लें, और क्या करना है? ये तुम्हारा दिमाग पेपर देते वक्त निकाल कर गई थी, गिर तो नहीं गया कहीं? अब इस वीरान जंगल में से डॉक्टर कहाँ से लाऊं? वो खूफकी से कहता भरम हुआ। अल्लाह जी। वो सर पर हाथ रखती गहरी सांस खारिज करती हुई बोली, वेट करे 2 मिनट, मैं आपको बताती हूँ दिमाग किसका नहीं है। वो ये कहती मोबाइल हाथ में उठाए उठ खड़ी हुई और 2 मिनट बाद वापस आई। पहले हाथ धो लें। वो इसके पानी से हाथ धुलवाने लगी, जिससे खून और बहने लगा था। इसके हाथ देखकर इशनाल के हाथ पांव फूल गए थे और बगैर परवाह के अपना हिजाब किया दुपट्टा जल्दी से उतार के इसके गिर्द बांधा था। रुशनाल जब तक समझता हुआ ये काम कर चुकी थी। वो अब बगैर दुपट्टे में थी। स्याह लंबे बाल जो इसने खुद ड्राई किए थे, वो अब कुछ गर्दन के साथ लग रहे थे और कुछ चेहरे पर आ रहे थे। चेहरा बेदाग होने की वजह से लाइट की हल्की रोशनी में इसको बगैर देखता वो मुस्कुराइश हुआ था। इसका दिल इस हसीन पल में अटका था। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? और इसको देख कर सोचता रह गया। वो कमज़ोर नफ्स का मालिक नहीं था, लेकिन ये लड़की बगैर दुपट्टे के कमज़ोर कर देती थी। दुपट्टा क्यों उतारा है? वो सख्त लहजे में बोला था। क्या मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ कि हर वक्त डांटते रहते हैं? वो पल पल बदलते इस धूप छाँव जैसे शख्स को देखकर हंसी हुई थी और वो इसको ही देख रहा था। अशनाल शर्मीली से मुस्कान लिए शर्माई थी और झुककर इसके जख्मी हाथ पर पहली दफ़ा लिमस छोड़ा था। पता है ये हाथ मेरे सितमगर मुहाफिज के हैं, जो मुझे खुद तो परेशान रखता है, लेकिन परेशानी में नहीं देख सकता। इन हाथों ने सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से परेशानी सही है। आप सिर्फ बुरे बनते हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं। ये बात इस वक्त मुझे पता चलती है जब आप मुझे डांट के बाद खुद बेचैन होते हैं और मुझे सिर्फ पर्दे पे डांट रहे होते हैं, जबकि मेरा पर्दा तो आप खुद हैं। बड़ी अम्मी कहती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का लिबास होते हैं, शोहर बीवी का मुहाफिज होता है। और क्या कहती है बड़ी अम्मी? वो हंसता हुआ इसे सुनने को बेचैन था। ये तक भूल गए थे कि वो इस जंगल में तन्हा बैठे हैं, और अगर तुम्हारा ये पर्दा बहक गया तो तुम्हें इस हालत में देख वह ये सिर्फ सोच ही सका था। रोशनाल शॉक्ड था। वो इसको इतना जज करती रहती थी, ये इसको इल्म नहीं था। सुपरमैन गाड़ी जब ठीक होगी, वो इससे दूर होती बैठ गई थी। मुझे तो ठीक होने के चांसेस कम लग रहे हैं। रुशनाल से नज़रें हटाता टायर ठीक करने लग पड़ा था। हाय अल्लाह, अगर गाड़ी ठीक नहीं हुई तो हम सारी रात जंगल में ही रहेंगे क्या? शायद। कुछ कह नहीं सकता। वो जो अपना काम कर चुका था। इतना अंधेरा है, वीरान जंगल है और जानवरों के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे सुपरमैन? वो टायर लगा चुका था जब इसे इसकी फिर से सहमी आवाज़ सुनाई थी। हिरनी जैसी आंखों से देखती वो खौफजदा सी बात करती। वो इसकी दिल की दुनिया को एक पल में तहबाला कर गई थी। रोमांस करेंगे इशू मेरी जान, इसने मैनी के इस लहजे में कहा था, जबकि इशनाल की सांसें रुक गई थी। आप मजाक कर रहे हैं ना? वो भी यकीनी से बोलने लगी थी। आओ यस्सू पंजू खेलें। वो इसकी हैरत से खुलती आंखों को देखकर बात बदल गया था। सच्ची? इसकी बात सुनती एक्साइटेड होती क्लैपिंग करने लगी थी। मजाक इसे कहते हैं। वो ये कहता है इसे बाजू में उठा लिया था और गाड़ी में ला छोड़ा था। अब गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई थी और संजीदगी से कार ड्राइव करने लगा था। वो रास्ते में ही सो चुकी थी। इसका सर बार बार इसके कंधे पर आ रहा था। बाल बिखरे थे। इसने एक हाथ से इसका सर अपने कंधे पर रखा था और घर की तरफ गामजान हुआ था। दिन गुजरते जा रहे थे। वह शख्स दिन ब दिन तलख होता जा रहा था और मिनाल इसकी तलखी सजा समझकर कबूल कर रही थी। वो तफसीर से कुरान पाक पढ़ रही थी। अभी वो ईशा के बाद नमाज पढ़कर 18वां पारा ख़त्म कर किया था जब हसनाल रूम में आया था। अम्मी, बाबा, खाला, बाबा और आगाजान कहाँ हैं? अम्मी, बाबा और आगाजान कहाँ हैं? बहुत ही मजबूरी से इससे पूछा था, क्योंकि वह इससे बात करना पसंद नहीं करता था। गला खराब हो गया है।
घर में कोई अफ़राद ना देखकर उससे पूछा था। वो आगाजान, खाला और बड़े अब्बू तो सगीरता अशनाल और रुशनाल को लेने गए हुए हैं। वो ये कहती बेड की चादर सेट करने लगी। फिर तो यकीनन रुशनाल भाई के आने की सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हें हो रही होगी, लेकिन काश मैं घर होता तो आगाजान को रोक देता और तुम्हें तुम्हारी चाल में कामयाब नहीं होने देता, क्योंकि तुम तो अशनाल को ज़हर देने से भी नहीं टलोगी। वो मैं ऐसा घटिया काम क्यों करूँगी? वो मेरी बहन है। खूब कही। जिस बहन को सारी ज़िंदगी पाँव की जूती समझा, अब इसके लिए हमायतें? ये तो हैरत-अमेज़ बात है। वो तंज़िया मुखातिब हुआ था। तुम इतना घटिया सोचते हो, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। वो शौक़ से खड़ी बोल रही थी। मैं घटिया सोचता हूँ? ये तो या तुम हो ही घटिया। वो दूर से खड़ा होता हुआ बोला था। अच्छा छोड़ो, तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ, किचन में इधर ही आ जाओ। वो इसकी बात सुनने की आदी हो गई थी। वो मज़ीद बात बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए बाहर निकल गई थी। वो किचन में आया तो टेबल पर खाना पड़ा हुआ था। बिना इसकी तरफ देखे खामोशी से खाना खाने लग पड़ा। कॉफ़ी पीनी है तुमने? इसने एक नज़र देखकर इसे पूछा था। बना तो दो। वैसे मेरी सोच में काफ़ी घटिया औरत हो आज। तुम्हारे हुस्न को ख़राज देने का कोई दिल नहीं है। तुम तो ख़राज लेने की आदी हो गई हो, मगर मैं अभी इन बातों में माहिर नहीं हूँ। तजुर्बा तुम्हें है, मुझे बातों का आइडिया नहीं है ना। मैं तो हमदर्दी में निकाह किया था, वरना तुम इस काबिल कहाँ थी? वो आनत-तमीज़ लहजे में से कहकर अपने गुस्से की आग ठंडी कर गया था। इनके आने और इसकी खुशी से बताने पे इसके सीने में भांबड़ चढ़ उठे थे। वो जो इसके जवाब की मुंतज़िर थी, इसकी इतनी घिरी हुई बात सुनकर इसकी आंखें वीरान हो गई थी। वो ज़द पड़ गई थी। इसको सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई। कुछ देर बाद इसके हिसाब ढीले पड़े तो अपने लहजे की बदसूरती का एहसास हुआ था। इसे महसूस हुआ कि इसने बहुत गलत कह दिया है। वह ऐसे जाहल तर्ज़ अमल का आदी तो नहीं था। इससे पहले भी वो इसकी कितनी दफ़ा तौहीन कर चुका था, मगर आज के अल्फाज बहुत ज़्यादा संगीन थे। इसकी तरफ देखा, इसकी मुतहविश होती आंखें और जर्द पड़ता चेहरा देखकर बहुत ही पेशमानी हुई थी। अगर वो मुजरिम थी तो इसे कोई हक नहीं पहुंचता इसकी किरदार कशी करने में। वाकई तुम उसके शोहर हो। बदतमीज़, तुम तो ज़्यादा ही रूड होते जा रहे हो। और शनाल तो एक तरफ, तुमने तो 4 हाथ आगे उससे। बस साकित सी खड़ी ऐसे ही सपाट चेहरा लिए खड़ी थी, मगर सांस लेने की कोशिश में इसकी सिसकी उभरी थी। मनाल वो उठता इसकी तरफ आया और उसके शाने पर हाथ रखता इसे पुकारा था जब सिसक रही थी। वो जो नीचे देख रही थी, इसका हाथ पकड़कर चेहरा उठाने से चेहरा फेर की। सॉरी, मैंने बहुत गलत अल्फाज किए कहे। वो बोझल लहजा लिए बोली थी। मुझे ऐसे नहीं कहना नहीं चाहिए था। वो इसके कंधे पर दबाव डालता इसकी बदलती कैफियत को देखता घबरा कर बोला था। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने तुम्हारे लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सॉरी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। वो उसके कंधे पर दबाव डालता इसकी बदलती कैफियत को देखता घबरा कर बोला था। मैं जितनी भी गलत थी, लेकिन मेरा किरदार ऐसा घटिया नहीं। मैं सच में ने किसी को नहीं वर्गलाया था, किसी को नहीं, अपनी जाने माइल नहीं किया। मैं हसद परस्त ज़रूर थी, लेकिन नफस परस्त नहीं थी। हसनाल, मैं ऐसी नहीं। हसनाल, यकीन करो मेरा। ये कहकर वो स्लीप पर हाथ रखे फूट फूट कर रोने लग पड़ी थी। वो बामुश्किल सांस ले रही थी। तुम मेरा यकीन ना करो, लेकिन एक हसद की वजह से मैंने अपनी ज़ात दो कौड़ी की कर ली है। तुमने तो दोस्ती के रिश्ते का भी भरम नहीं रखा। इस बारे में बाद में बात करेंगे। छोड़ो इस टॉपिक को फ़िलहाल के लिए। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैं तुम्हें रूम में छोड़ आता हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है, फिर मैंने निकलना भी है। वो एक ही आराम से इसे रूम में ले आया था। इसे बेड पर बिठाया था। लहजा फिर से तलब हुआ था। कहाँ? मीनाज के जाने का सुनकर बेयकीन से हुई थी, फिर भी एक दफ़ा कंफर्म करना ज़रूरी समझा था। काम पे और कहाँ? हसनार को अपनी पुश्त पर इसके कांपते हाथों की सरसराहट महसूस हो रही थी। वो फिर भी संगदल बना रहा था। पर आज इधर ही रुक जाए ना प्लीज़, मैं अकेली कैसे रहूँगी? मीनाल ने इसे गर्ज की थी। सॉरी, आई थिंक अर्ज़ की थी। तो अब मैं तुम्हारे घुटने घुटने से लगकर बैठ जाऊँ? वो तल्ख़ी से बोला, लहजे में नरमी ज़रा नहीं थी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं रूम लॉक कर लूँगी। वो इसकी तल्ख़ी से घबराई थी कि मुबादा वो इसे फिर से गलत अल्फाज ना कहे। वो इसे छोड़ता सोफ़े पर बैठता अपने लैपटॉप से एक कागज़ और पेंसिल निकाल कर बैठ गया था और कुछ लिखने लग पड़ा था। इसको देखते मीनाल की आंखें बार बार नम हो रही थी। वो सोच रही थी कि वो इसे मोहब्बत ना सही हमदर्दी के रिश्ते में रुक जाए, लेकिन वो सिर्फ सोच ही सकती थी, क्योंकि वह नरम शख्स अब बिल्कुल बदल गया था, जो इसे माफ़ करने को तैयार ही नहीं था। मीनाल के दिल पर बोझ सा बना हुआ था। इसका दिल मितलाने लगा था। इसे तबीयत खराबी से खुद नहीं पता था। मीनाल, मैं जा रहा हूँ, डोर लॉक कर लो। हसनाल ने इसको दिल पे हाथ रखे झुके देखा था और उठ खड़ा हुआ था। वो इसकी बात सुनकर अपने कांपते वजूद को बामुश्किल संभालती उठी थी और इसके पास से गुजरती ही कि दिल ने फरियाद की थी कि इस शख्स को ठीठ बनकर ही रोक लो, शायद वो रुक जाए। वो इसको बैग बंद करते देखकर पास आई थी और इसकी पुश्त पर बांसों का घेरा बनाए इसको सख्ती से पकड़कर खड़ी होगी। इसकी तबीयत खराब हो रही थी। इसे ऐसा लग रहा था कि इसके जिस्म से ताकत खत्म हो रही है। आंसू भी खुश खुशी से आ रहे थे। मीनाल, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? हसनाल, जो बिजी था, इसके एकदम से साथ लगने से तशवीश में मुब्तला हुआ था। इसका दिल इतने दिनों बाद पहली दफ़ा धड़का था। इसके कांपते हाथों को अपने सीने पर देख रहा था। वो कस के इसको पकड़े हुए थे। तबीयत खराब है? इसका रुख मोड़कर थोड़ी से पकड़कर नरमी से इसे पूछा। वो बिना बोले इतने दिनों बाद इसकी नरमी और
अल्तफ़ात पाकर इसके सीने पर सर रखे शिद्दत से रो रही थी, जबकि हसनार इसके सर पर हाथ फेरने लगा था। वो कुछ देर रोती रही। जब इसे अबकाई आई थी, इसने जो खाया पिया इसी पर उल्ट दिया था। वो इससे दूर होते होश में आई थी, शर्मिंदगी के मारे निगाहें ही नहीं उठा रही थी। निगाहें उठाई तो इसको अपनी तरफ ही देखता पाया था और इसकी निगाहों के तासरात को पहचान नहीं पा रही थी। सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं साफ़ कर देती हूँ, शर्ट दे दो मुझे। वो इस लम्हा को पछता रही थी जब इसने इसे रोका था। वो पिछले 3-4 दिनों से अपनी बदलती तबीयत के लिए परेशान थी। इसकी तबीयत गिरी गिरी सी थी, लेकिन वो सोच रही थी हसनाल तो इसे पहले ही खफा रहता है, अब इसके साथ क्या सलूक करेगा। हसनाल ने अपनी शर्ट पर एक निगाह डालते इसे देखा, जिसके लहजे से शर्मिंदगी टपक रही थी। वह इसकी निगाहों को झुके देखकर सांस भरता बिना कुछ कहे इसे थामे बाथरूम चलाया था। बस नाल इसके साथ क्या सलूक करेगा, इसने तो जाना था। वो अब अपने लेट होने पर इसके साथ खफा होगा, वो यही सोच रही थी। इसने अपनी शर्ट उतार कर साफ की, जिस पर मिनाल ने वोमिट की थी। साबुन लगाकर अपना कशीदा सीना धोया था। हसनाल ने इसे बेसन के करीब खड़ा किया और उसका नमाज स्टाइल दुपट्टा खोला। इसे लगा कि शायद इसके कस के दुपट्टा करने से ऐसा हो रहा है। इसको फिर से बकाई आई थी, इसकी जान आधी हो गई थी। इसे लगा जैसे इसकी आंतें बाहर को आने लगी हों। वो मुंह धोती पीछे हटी थी जब हसनाल ने टॉवल लाकर हल्का सा गीला करके इसका चेहरा साफ किया था। वो गीला टॉवल करके इसके कपड़ों को भी साफ कर रहा था। इस वक्त इसके लहजे में ना कोई हकारत थी ना नफरत थी। इसको इस हालत में देखकर उल्टा इसकी तबीयत देखता इसके दिल में एक इज़्तिराब सा जागा था। मिनाल हद के हदों को छूती इस सितमगर को शर्टलेस देख खड़े अपने लिए परेशान होता देख रही थी। क्या ये कुछ देर पहले वाला हसनाल वक्त है? कभी अपना सा लगता है, कभी पराया सा, कभी नरम सा, कभी सर्द सा, कभी ऐसा मेहरबान कि इसके लिए जान देने वाला, तो कभी ऐसा पत्थर दिल इसकी जान लेने पर आमादा। जब कभी पास होता तो ऐसा लगता है जैसे इस सितमगर शख्स के अलावा दुनिया में कोई मेहरबान नहीं है। कभी ऐसा बेनियाज था, उसे ऐसा लगता है कि भरी दुनिया में अकेली हो। वो दुश्मन जान इसका राज था, मगर अब तो इसकी जान का दुश्मन रहता था। मगर तब भी ये सामने खड़ा ये शख्स, जालिम शख्स, अपने जुल्म समेत अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज था। वही शख्स के लिए अपनी माँ के सितम सह जाती थी। कहाँ मिलेगी भला इस सितमगरी की मिसाल, तरस भी खाता है मुझे तबाह करके। वह मगरूर लड़की शख्स के जुल्म सह रही थी, बिना कोई भी हरफ शिकायत ज़बान पर लाए। वह मगरूर लड़की अपना तन मन इस पर वारने को तैयार हुई थी, सिर्फ इसलिए से कि वो मोहब्बत के मर्ज में मुब्तला हुई थी। आज क्या खाया था? हसनाल जो इसको बगौर देख रहा था, इसके करीब आता इसे कमर से थाम गया था और नरमी से बोला और इसकी कमर पर नरमी से हाथ फेरने लगा था। खाना ही खाया था। वो इसको शर्टलेस देखकर कांप रही थी, जिसकी नज़रें इस पर ही टिकी हुई थी। वो अपनी खराब तबीयत को बिल्कुल ही भूल गई थी। हसनाल, प्लीज़ दुपट्टा दो मुझे, वो इसकी तरफ देखकर कहती फिर से नज़रें झुका गई थी। इसके सुनहरी बाल आगे पीछे बिखर गए थे। हसनाल तो इस हुस्न की देवी को देखकर मबहूत हुआ था। इसका हसीन सरापा देखकर हसनाल के दिल पर जमी गिर्द उतार गया था। वो बिना जवाब दिए इसको साथ लगाकर इसके नम बालों में हाथ फेरने लगा। इसके नरम नरम से लिमस पर मिनाल को नींद सी आ गई थी। वह बामुश्किल अपनी आंखों को खोलती इसके चेहरे को हाथों में थाम गई थी। प्लीज़ मुझसे बिल्कुल मत खफा होना हसनाल, मैंने जानबूझकर बिल्कुल ऐसा नहीं किया था। मेरी तबीयत सच में ख़राब थी और अभी तक शर्मिंदा थी। वो इसे देख रहा था, नींद में जाते हुए भी इसको इसकी नाराज़गी की फिक्र थी। कैसे वो इसकी नफरत सहते सहते कमज़ोर सी हो गई थी। वो झुका और इसकी बंद आंखों पर लब रखे थे। मिनाल ने इसकी पुश्त को सख्ती से पकड़ लिया था। वो नींद में जाते हुए भी इसका झुकाव महसूस कर सकती थी। इस लिमस में इसको बंद आंखों के साथ भी लिमस सा महसूस हुआ था। इसके लंबे सुनहरी मगर बिखरे बालों से स्नाल को इश्क सा हुआ था, जो इसकी पुश्त पर बिखर से गए थे। वो इन लम्हों को महसूस करने लगा। इसके बालों से उठती शैम्पू की खुशबू इसको दीवाना कर रही थी। मिनाल उठो। अब की बार स्नाल ने इसका चेहरा थपथपाया था। इसकी आंखें बंद थी। स्नाल वक्त को अज़महाल और इज़्तिराब का खुला शाहकार लगी थी। वो देखता रहता था। वो जो हर रोज़ नया सूट पहनती थी, अब हफ्ता हफ्ता एक ही सूट में गुजार देती थी। वो इसे बखौर देखने लग पड़ा था। आंखों तले गहरे हल्के खुश्क पड़ते होंठ, मगर वो इस कदर मुकम्मल हुस्न रखती थी। इस मुरझाए हुए रूप के बावजूद भी इसके इर्द गिर्द पर नूर सी सुनहरी अक्सर ज़्यादा शुआएं महसूस हो रही थी। वो, मैं तुम्हारे कपड़े ले आता हूँ, तुम चेंज कर लो, तुम तब तक दांत ब्रश कर लो। वो इसका चेहरा थपथपाता हुआ होले से बोला, जिससे वो आंखें खोल गई थी और उसको करीब देखकर होश में आई थी। दांत ब्रश कर लिए? वो इसे स्टूल पर बिठाकर इसके कपड़े लेने रूम में आया था और इसके कपड़े लेकर फिर से बात में आया और इसे पूछा था। इसने इस बात में सर हिला दिया। तुम शावर लेकर चेंज कर लो, मैं रूम में ही हूँगा, बस आवाज़ दे देना मुझे। वो ये कहता डोर बाहर से लॉक करता निकल गया था। मिनाल को नज़रों से ओझल होता देखकर हिम्मत करके उठी थी। 10-15 मिनट बाद वो शावर लेकर वहीं बैठ गई थी। अपने हाथ में हिम्मत लाकर फ़्रॉक की उल्टी सीधी डोरियाँ बंद की और दुपट्टा अपने गिर्द फैला लिया था। इसकी हिम्मत नहीं हुई थी इसे पुकारने की। वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी, इसे सर्दी से महसूस होने लगी। वो दुपट्टा कवर करके बैठ गई थी। मिनाल इसे लगा कि इसकी तबीयत ख़राब ना होगी। वो जो बाहर पुरसुकून सा बैठा था, अंदर से आवाज़ ना पाता देखकर
बात आया था और नॉक किया था और फिर खुद ही खोला था। इसकी सोचों के मुताबिक वो टेक लगाए बैठी कांप सी रही थी और दीवार के साथ से टुकाए गूंदगी में जा रही थी। इधर क्यों बैठ गई हो पागल लड़की, मुझे आवाज़ लगा देती तो मैं आ जाता ना। वो इसको कांपते देखकर मुतफक्कर सा थोड़ा गुस्सा होकर ऊंचा बोला था, जिससे इसने आंखें खोली थी। मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। वो धीमी से लहजे में बोलती इसका दिल धड़का चुकी थी। इसे कांपता देखकर नफ़ी में सर हिलाते इसको बाजू में उठा लिया था। मैंने इसकी गर्दन में मुँह छुपाया था, अपने दोनों बाजू को इसकी गर्दन के पीछे और इसके सीने पर सर टिका गई थी। इसको कांपता देखकर इसे बेड पर बिठाने की कोशिश की थी लेकिन वो तो इसके साथ जैसे चिमटी बैठी थी। मिनाल 2-3 दफ़ा पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। इससे लगा कि वो जानबूझकर कर रही है, इसलिए झुककर इसे देखा था लेकिन वो गहरी नींद में थी। कंप्यूटर खींचकर इसके ऊपर ऐसे ऐसे ही कर दिया था। वो साथ में खुद भी आधा कवर हो गया था। यार क्या मुसीबत है अब। वो इसे देखकर अब सच में चुंचलाया था। वो इसको साथ लगा देखकर गुस्सा हो रहा था, जिसका ज़बरदस्त मार रही थी। ना इसे उठने दे रही थी ना लेटने। वो इसीलिए घर नहीं आता था कि वो लड़की इसका ज़बरदस्त मारती थी। इसकी सादगी ही इसको जमाती थी, वरना इसे आज तक याद नहीं पड़ता कि वो सुबह वो सही तैयार होकर इसके सामने आई हो। वो खुद सादा दिल मर्द इसकी सादगी से ही बहक जाता था। अब वो इससे मुकम्मल तौर पर आजमा रही थी। इसने ज़बरदस्ती इसके बाजू अपनी गर्दन से आज़ाद करवाया और खुद आ गया दूसरी साइड पर आके मिनाल की तरफ बैक करके लेट गया था। थोड़ी देर वो सबद के पहरे बिठाकर लेटा रहा। जब इसका हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुआ था, इसने सर उठाकर देखा तो वो गहरी नींद सोई हुई थी। हद है वैसे, दिल कराया 2 खींच कर लगाऊँ, वो बड़बड़ाया था। इसका दिल किया 2 खींच कर लगाया, जिसे सोने ही नहीं दे रही थी। वो हाथ आंखों पर रखे फिर से लेट गया था, मगर नींद थी आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसने सर पटक कर मिनाल की तरफ रुख किया था लेकिन इसकी बैक इसकी तरफ थी। ना चाहते हुए भी इसको खींचकर अपने करीब कर लिया था। वो इसके सर पर हाथ फेरने लगा था, जो खुद तो चैन में थी लेकिन अब इसे बेचैन किया हुआ था। पता नहीं तुम में ऐसी कौन सी मकनातीसी कशिश है कि मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ खींचता चला जाता हूँ। मिनाल हाकम वक्त मैं जाने अनजाने में ही तुम्हारे शहर में गुम हो जाता हूँ। मैं मौका देना चाहता हूँ तुम्हें कि तुम अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाओ मुझे। मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करना नहीं चाहता था। तुम इतनी बेमाया हरगिज़ नहीं थे। नहीं हो सॉरी मिनाल हाकम वक्त के तुम्हारी तजलील की जाए, और इस रूप में तो बिल्कुल नहीं। तुम हर रूप में काबिल इज्जत हो। मेरा ये दिल तुम्हारी असीरी का बहाना ढूंढता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक मौका दूँ, तुम मुझे एतबार दिलाओ। वो इसके पुरसुकून चेहरे को देखता है, इसके माथे पर उंगलियों से अपना नाम लिखता हुआ इसकी बंद आंखों को देख बड़बड़ाया था। फिर तकरीबन 2 घंटे वो बहुत डिस्टर्ब रहा था, क्योंकि वो चेहरा कभी इसके बाजू पर रखती तो कभी इसकी पुष्ट के साथ टिका लेती, वो कभी इसके सीने में दे मारती। इसने सोच लिया कि वह सुबह सारे हिसाब बेबाक करेगा। वह सोचते सोचते नींद की वादियों में खोया था। इसे खुद भी न पता चला था। सुपरमैन सुपरमैन उसने 2-3 दफ़ा पुकारा था। वो कोई जवाब ना पाकर इसके रूम में आई थी लेकिन वो यहाँ भी नहीं था। लगता है बाहर चले गए हैं। एक तो पता बताकर भी नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ मुझे तंग करने के लिए ऐसा करते हैं। मुझे क्या है, मैं तो अपने रूम में सोने जा रही हूँ। जब आएंगे तो खुद ही खाना खा लेंगे। वो बड़बड़ाती हुई अपने रूम में चली आई थी और डोर बंद करके बेड पर आकर लेटी थी। जब लाइट ऑफ हुई थी, हाय अल्लाह, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी। वो अभी उठती ही कि इसके कदमों की छाप सुनाई थी। इसका दिल उछलकर हलक में आ गया था। वो उठी थी भागने के लिए, जब किसी ने इसे बाजू से पकड़ फिर से बेड पर फेंका था। इसको लगा कि कमर टूट गई थी। दर्द से इसके मुंह से सिसकी निकली थी। कौन हो तुम। इसके हलक से आवाज़ ही खौफ के मारी फंसी से निकली थी। इसे अपनी आवाज़ खोई हुई सी महसूस हुई थी। इसे अपनी इज्जत का भी खतरा महसूस हुआ था। बेबसी से इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। इस शख्स की गिरफ्त अपने बाजू पर हल्की देखकर वो उठकर भागती कि फिर इसे कलाई से खींचकर इस शख्स के ऊपर गिरी थी। मानूस सी खुशबू महसूस करते जहाँ इसकी जान में जान आई थी, वहीं खूफगी में घी भी दर आई थी। वह उसके सीने पर सर इसकी कमीज से ही अपना रोया रोया चेहरा साफ करने लगी थी। बहुत बहुत बुरे हैं आप, बहुत बड़े जालिम। कोई ऐसा करता है मासूम जान के साथ। आप बहुत पत्थर दिल हैं। सुपरमैन तो ऐसा नहीं होता। वो गंभीर लहजे में कहता, इसकी नन्ही सी जान को हवा कर गया था। उसने शेर पढ़ा है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। हम जब भी शेर पढ़ते हैं गलती पढ़ते हैं, खैर पढ़ देते हैं। हम पत्थर ही सही मगर पारस जैसे। किसी रोज़ मिलो हमसे, तुम्हें सोना करते हैं। अब बताऊं, इस पारस के हाथों सोना होना चाहती हो। वो फिर से भारी आवाज़ में बोला था। वो इसे पत्थर कहकर पछताई थी। वो क्यों भूल जाती थी कि वो शख्स लाजवाब करने के लिए तो इसकी ज़िंदगी में आया था। आप मेरे रूम में क्या कर रहे थे। वो इसका ध्यान हटाने की खातिर ऊंची मगर नम आवाज़ में बोली थी। दरअसल तुम मेरे रूम में नहीं सो सकती। ये तय हुआ था कि तुम्हें मेरे रूम में सोने से मसला है कि मैं कहीं बहक ना जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे रूम में तो सो सकता हूं ना। ये तय तो नहीं हुआ था। वो शरीर से लहजे में बोला था। मगर आपको अपने बिस्तर के अलावा तो नींद ही नहीं आती। आप कैसे सोएंगे इधर। सच बताऊं या झूठ। वो इसे उठाता, इसके गिरदे सार बांधता, लू देती जज्बों की आंच से बोला, सिर्फ सच।
वह सिर्फ यही बोली जैसे झूठ सुनना इसे पसंद ना हो। तो सच ये है मेरी जान कि अब मुझे अपनी बीवी के बिना नींद नहीं आती। वो कमरा काट खाने को दौड़ता है। वो अनोखा शहजादा ये तस्लीम कर रहा था कि इसके बगैर इसकी भी ज़िंदगी नहीं है। ना करें, वो इसके हिसार में खोई खोई हैरत ज़दा सी बोली थी। हाँ करें, वो इसकी बात सुनता मुस्कुराता हुआ बोला। अब कब से यहाँ थे और मैं रूम में क्या कर रहे थे? वो इसे अलहदा होते जवाब तलब लहजे में बोली थी। मैंने तो इधर माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करने का यूनिक सा प्लान बनाया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इरादे नहीं लग रहे हैं और कामयाबी के चांसेस भी बिल्कुल ज़ीरो लग रहे हैं। लिहाजा आज सिगरेट ही फूंकूंगा। वह इसकी बात सुनती झट से अलहदा हुई थी। इसे मुँह जोर शख्स की बात सुनकर इसे अपने कानों से धुआं छोड़ता हुआ महसूस हुआ था। मेरे कमरे से निकल जाएं 1 मिनट के अंदर अंदर। ये ना हो कि मैं कोई शहद मारूं आपके सर पर। वह इसकी मायने की इस बातों से पहले तो घबराई थी, लेकिन फिर जो मुंह में आया बोलती चली गई थी। ओके गुड नाइट, जा रहा हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ अपनी तस्वीर तो कोई दे दो। इसने डोर के पास पहुँच लाइट ऑन की थी। और वह क्यों चाहिए आपको? वो जो इसके इतनी जल्दी जाने पर हैरान हुई थी, इसकी फरमाइश पर हक्की बक्की रह गई थी। जाना ना सही, तस्वीरें जाना से ही दिल बहला लूँगा, साथ में सिगरेट भी फूंक लूँगा। वो राज़दा सा कहता शेव पर हाथ फेरते हुए इसको मज़ीद तपा क्या था। वो मुड़ने लगा जब वो फिर वापस पलटा था। अच्छा बात सुनो, यस्सू पंजू खेलोगी? एक्चुअली में आया तो यस्सू पंजू ही खेलने था। वो इसकी दिल की बात कह रहा था। आप झूठ कह रहे हैं। वो अपनी हैरत को छुपाती संजीदगी से बोली थी। इसकी हिरनी जैसी आंखें खुलकर बड़ी हो गई थी। इसे लगा वो मजाक कर रहा है। वो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून से छोटे से खेल के लिए पास आया, वाकई मकामे हैरत था। नहीं बिल्कुल सच। अगर नहीं यकीन तो आजमा लो यार। तुम हैरान तो ऐसे हो रही हो जैसे मैं अजनबी हूँ और तुमसे मुखातिब हूँ। हैरत की बात हो कि ना आप इतने बड़े वकील और बिजनेस टाइकून होकर मुझे ऐसी अदना लड़के के साथ यस्सू पंजू खेलने का कह रहे हैं। वो दिल की बात आखिरकार मुंह पर ले ही आई थी। अगर किसी को यस्सू पंजू का नहीं पता ना, तो फिर इसका मतलब उसने बचपन में कुछ खेला ही नहीं है। 5 फिंगर्स से खेलते हैं यस्सू पंजू, हार कबूतर ढोली, और फिर जो हारता है ना उसके थप्पड़ लगते हैं माफ़ी के स्टाइल में। ऐसे हाथ को बांधते हैं और फिर थप्पड़ मारते हैं। बीवी के सामने तो बड़े बड़े सूरमा हार जाते हैं, इसके कदमों में बैठ जाते हैं। मैं तो उतना सा वकील हूँ। वो ये कहकर हल्का सा मुस्कुराया। मुस्कुराहट भी ऐसी जो किसी को कत्ल करने की भरपूर सलाहियत रखती थी। इशनाल को अपने दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी थी। खेलोगी ना मेरे साथ? खेलने से पहले शर्त यह है, जो हारा जीतने वाला शख्स इसकी सज़ा को तयन करेगा। मंजूर है, इशनाल ने मुस्कुरा कर कहा था कि वो भी खड़ूस शख्स के साथ इतने महीनों बाद एडवेंचर करना चाहती थी। आज ही तो इसे वो बदला बदला लग रहा था। चलो ठीक है, इधर आओ। वो धीमी चाल चलता बेड पर बैठा था और हाथ से पकड़कर इसे अपने पास बिठाया था। स्टार्ट करें। वो इसके हाथों को थामे मजबूती से बोला। इशनाल एक नज़र इसके मजबूत से हाथों में दबे हाथों को देखा था और इसे फखर सा हुआ था। इसने इसके हाथों को हवा में उछाल कर बेड पर रखा था। इसने गिना तो पहले 2-3 मरतबा ऐसे ही गई थी, क्योंकि वो सिर्फ 2 थे, लेकिन फिर भी इशनाल जीती थी। इसकी खुशी दीदानी थी। अब सज़ा मुकर्रर करो मेरी जानम। वो इसको खुश देखकर इसके चेहरे पर कोसे कज़ा के रंगों को देखते धीरे से बोला था। आप सिट स्टैंड करें सुपरमैन, वो होशियारी से बोली थी। अच्छा छोड़ें, ये ना करें। वो खुद ही बोली थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो इसे झुकाना नहीं चाहती थी। क्यों ना करूँ, अब तो मैं करूँगा। वो ज़िद्दी सा हुआ था। मैं तो पनिशमेंट देता हूँ, वो भी सख्त सी, इसलिए मुझे सज़ा देनी है। तो वो इस तरह तो खेल का मज़ा नहीं आता। सच में अगर मैं हारी तो आप मुझे पनिश देंगे, मारेंगे भी? वो बेयकीनी की कैफियत में घिरती हुई बोली थी। सच में तो कोई रायत नहीं देता, मेरी सज़ा तो सख्त होगी। वो अपनी मुस्कुराहट दबाता सख्ती से कहने लगा। चले ठीक है, आप मुझे पनिश दे दीजिएगा, लेकिन मैं आपको पनिश नहीं दे सकती। वो संजीदगी से बोली थी। इसने फिर से हाथ किया था तो इस दफ़ा इशनाल ही जीता था। मैं इसके जीतते ही अपने दोनों हाथों को बांध गई थी। चलो जी, शुक्र है नज़दीक ही है। ओके। रुशनाल बगौर अपने सामने बंधे इसके कांपते हाथों को देखने लगा था, जिसके होंठ भी कांप रहे थे। इस प्यारी को देखता वो इसके बंधे हाथों को देखते हाथ ऊंचा किया था। रुशनाल को लगा कि वो मारने लगा है। आई थिंक रुशनाल को खड़ूस इसके मुंह से बड़बड़ाहट से ही ये निकला था। रुशनाल ने हाथ बढ़ाकर इसे कमर के पीछे हाथ ले जाकर अपनी तरफ खींचा। इसके ज़ोर से अपनी तरफ खींचने से इसका दुपट्टा सर से उतर गया था। वो 2 मिनट में इसका हुलिया बिगाड़ चुका था। मेरी पनिशमेंट शायद तुम्हें पसंद नहीं आई। वो इसके बिखरे बाल सेट करता गंभीर से लहजे में बोला था। इशनाल का तनफ्फुस बिगड़ा था। वो इसे पीछे होती झुककर सांस ले रही थी। वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई थी जब वो इसकी तरफ फिर झुकने लगा था, जब वो फुर्ती से बाहर भागने लगी थी। रुशनाल इसको उठता देखकर इसके पीछे होता, इसको कमर से पकड़ता, फिर से अपनी तरफ खींचकर इसे अपने साथ लगा गया था। छोड़े, आप बहुत गंदे इंसान हैं। मैं तो आपको डिसेंट ही समझती थी, मगर मुझे नहीं पता था आप इतने ठरकी निकलेंगे। वो भरपूर मज़ाहमत कर रही थी। बेगम, अब आपको बताएंगे कि असल ठरकी होना किसे कहते हैं। आपने हमें हल्के में ले लिया हुआ है। वो इसके बालों से कैचर को
निकाल कर छुपाते शरीर से लहजे में बोला था। अशनाल की समझ में नहीं आया कि महमूद और शख्स को काबू कैसे करे, लेकिन 1 मिनट देर किए बगैर वो अपने दांत इसके कुशादा सीने में गाड़ चुकी थी। सब्र करो जंगली बिल्ली, वो जो इसके सैर में खोया हुआ था इसके काटने से इसकी गर्दन पर झुकने लगा था। जब डोरबेल की मुसलसल आवाज़ से इसके सैर से निकला था, वो जल्दी से पीछे हटता इसके सर पर दुपट्टा करा गया था। रिलैक्स यार, लगता है फुरकान है। वो इसके माथे पर लबे रखते फिर से संजीदगी के खोल में समेटता बाहर निकला था। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी हस्तियों को देखकर साकित रह गया। अब इस वक्त वो सोच नहीं सकता था कि इतनी रात को वो इधर आएंगे। इसने तो अभी अशनाल को इत्मीनान में ही नहीं लिया था। आप लोग इस वक्त वो मुतफक्कर और परेशान सा खड़ा नहीं इन्हें देख रहा था, क्योंकि अभी इसने अशनाल को इत्मीनान में नहीं लिया था। अस्सलाम वालेकुम शेर जवां। वालेकुम सलाम शेर जवां। सगीर साहब ने आगे होकर बहुत ही गर्मजोशी से गले से लगाया था। प्लीज़ आप अंदर आ जाएं, रात काफ़ी हो गई है। इतनी रात को मुनासिब नहीं लगता। वो डोर से हटकर इन्हें रास्ता दिया था। वो डोर बंद करके वापस पलटा तो आगाजान को अपने पीछे खड़ा पाया था। इतना खफा हो गया है कि मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। इसने इनकी तरफ देखा जो लाठी उठाए कमज़ोर और नहीफ सा शिकवा कर रहे थे। वह बिना कुछ कहे पीछे मुड़ता अना की फसील को ख़त्म करता बहुत ही गर्मजोशी से इनके गले लगा था, और आगाजान की तो आंखों से तो आंसू पानियों की तरह निकलने लगे थे। वह इनके साथ लगा इनकी पुश्त को सहलाता दिलासा सा दे रहा था। आगाजान आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, मेरे साथ आएँ। वो इन्हें थामे लॉन्च के सोफे पर ले आया था। इनके हाथ कांप रहे थे। आप आने से पहले मुझे कंफर्म तो कर देते, मैं आपको खुद लेने आ जाता। वो आगाजान के साथ इनकी थकन को देखता माँ बाप से शिकवा ज़दा लहजे में बोला था। दरअसल आज हमारा सारा दिन बाजार में गुजरा है, तो इसलिए आते आते देर हो गई थी। मेरी बेटी कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। कहीं सो तो नहीं गई। वो इधर इधर उधर निगाहें दौड़ाती बेताबी से बोलने लगे थे। ओ सॉरी, मैं आपकी बेटी को बुला कर लाता हूँ। वो मुस्कुराता कहता अशनाल के रूम में आया था। अशनाल अशनाल इसने पुकारा, लेकिन वो रूम में नहीं थी। बात से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो 2 मिनट इधर ही खड़ा रहा। जब वो फोल्ड हुई शर्ट के बाजू को बाहर निकली थी और शायद वजू करके आई थी। रुशनाल को पता चल गया था कि वो इन लोगों की मौजूदगी से लाइलम है। इशू इधर आओ, मेरी बात सुनो। इसने ठहरे और मोहतात लहजे में से पुकारा था। जी बोले। डोर पर कौन था वैसे? वो इसके करीब आती दुपट्टे को सेट करती आराम से कहने लगी थी। निगाहें उठाकर बात वो होले से बोली थी। इसकी निगाहों में रुशनाल वक्त के लिए एहतराम ही एहतराम था। मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो लहजे को तोल तोल कर बात बोल रहा था। आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो मैं सुन लेती हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी लेट हूँ नमाज के लिए। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं पहले नमाज पढ़ लूँ। बाहर अम्मी बाबा और आगे जान आए हुए हैं, तुम इनसे मिलकर आ जाओ। 5 मिनट लगेंगे, बाद में नमाज पढ़ लेना। वो इसे साफ लहजे में कहता मगर नज़रें चुराता कह गया था। वो इसके रिएक्शन से का भी सोच रहा था। स्नाल बेहिस बन गई थी, जब जैसे इसकी बात सुनी ही ना हो। वो स्टैचू बनकर खड़ी हो गई थी। चुप क्यों होगी, आओ ना पहले बाबा मम्मा से मिल लाओ। वो इसके जामत तासरात देखता समझ कर नासमझी से कहने लगा। वो क्यों आए हैं अब यहाँ? अशनाल ने तल्खी से कहा था। आंखों में बासा नमी चमकी थी। अच्छा मेरे साथ तो आओ, वो कब से वेट कर रहे हैं। इस तरह अच्छा लगता, वो क्या सोचेंगे। वो इसे बेहिस हरकत लिए थामता हुआ लॉन्च में ले आया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बच्चा कैसा है? सबसे पहले तो हमीना बेगम ही उठी थी और इसको गले लगाया था। जी ठीक। इसने इनकी गर्मजोशी को देखते फीके से लहजे में जवाब दिया था। सगीर साहब इसको देखते उठ खड़े हुए थे और इसके सर पर हाथ फेरा था। तैयबू से मिलने के बाद एक नज़र आगाजान को देखा था, जो इसे लेकर सोफे पर बैठे थे। इसने एक बेतासुर नज़र उठाकर आगाजान की तरफ देखा, जिनकी निगाहों को वो पहचान नहीं सकी थी। आज इससे इन आंखों में अपने लिए नफरत नज़र नहीं आ रही थी, बस बेबसी थी। अशनाल बेतासुर खड़ी थी। वो उठे और इसके सर पर हाथ रखने लगे। जब अशनाल एकदम से पीछे हटी थी, आगाजान का हाथ हवा में ही तहलील होकर रह गया। अशनाल को जैसे किसी बिच्छू ने टंक मारा था। वो इनके हाथों की लिमिट से नावाकिफ़ थी। इसे वो हाथ लोहे की मानद भारी और छुरी की तरह तेज़ धार से भी लगे थे। जैसे वो हल्के से भी इसे लगे खून तो लहू रसने लग जाएगा। वो तड़प कर दूर हटी तो आगाजान सब इसे देखने लग पड़े थे। रुशनाल जानता था कि वो हक पर है, लेकिन इस आगाजान की कंडीशन को देखकर तरस आ रहा था। आगाजान में पोती का रिएक्शन देखकर एहसास बढ़ने लगा था। वो इसके आगे हुए थे। मुझे माफ़ कर। इनका लहजा आज कई सालों बाद लटखड़ाया था। वो बोल नहीं सके थे। इनके जहन में बेटे की बात गर्दिश की थी। जब उन्होंने कबीर साहब को बेदर्दी से घर से निकाला था तो इनके आखिरी लफ्ज़ इनके जहन में नुकश हो गए थे, लेकिन आज दिमाग ने खरोच कर इन अल्फाज को धेड़ा था। उन्होंने जाते वक्त बस यही कहा था कि आगाजान किसी से इतनी नफरत मत करें या गुस्से में आकर इसके दिल पर इतने जख्म न लगाएं कि बाद में से माफ़ी मांगते हुए भी आपको निगाहें उठाते हुए भी शर्म महसूस हो। और आज वो बुरी तरह पछता रहे थे। माफ़ी? किस बात की माफ़ी? माफ़ी मांगेंगे मिस्टर बख्त, या किसी बात पर माफ़ करूं? अपने माँ बाप की जुदाई सहने पर, अपने बचपन की महरूमियों पर, आपकी नफरत पर, सौतेली माँ के जुल्म सितम पर, अपने किरदार कशी पर, अपनी मरी माँ की किरदार की, अपने एहसास से कमतरी की, अपने स्याह रातों के डर की, या अपने गुजरे हुए 12 सालों के नुकसान पर? किस किस बात की माफ़ी मांगेंगे आगाजान?
वो फट पड़ी थी। आगा जान तो बोलने के काबिल ही नहीं रहे थे। क्या आपके अपने ज़मीन ने एक दिन मलामत नहीं की थी कि मैं आपका खून हूँ? पता है, मैं जब हसनाल और मिनाल के लिए चीज़ें लेकर आते थे तो मैं भी आपको रहम तलब नज़रों से देख रही थी। आप खैरात में ही सही मुझे टोल या ड्रेस वगैरह दे देंगे। वो मेरे अंदर का लालच नहीं था, वो मेरी महरूमियों, मुझे चीज़ों का लालच नहीं, मुझे प्यार का लालच था। आप शायद इसलिए नहीं इन्हें मेरे सामने प्यार करते थे। मैं आपसे माँगने आऊँगी, लेकिन सच में आगा जान मुझे इन मसनूई चीज़ों का शौक नहीं था। मैं तो अपने बाप की रियासत की मगरूर शहज़ादी थी, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी सल्तनत अब मेरे नाम की थी। अपना एक-एक पल, एक-एक मिनट उन्होंने मुझे सब कुछ मेरे लिए कुर्बान किया। जिस दिन इनकी आँखें बंद बंद आँखें देखी थी, इस दिन में ही मैं समझ गई थी कि इनको एक्सीडेंट ने नहीं मारा, बल्कि जुदाई, तलख़ी और फ़िक्र ने मार दिया है। इस दिन ही इस दिल को समझा लिया था कि मैं इस बाप की बेटी हूँ, जो सिर्फ़ अना की नज़र हुआ, जिसको इसके अपनों की अना ने मार डाला। इस दिन इस 10 साल की बच्ची सिर्फ़ यतीम नहीं हुई थी, बेघर हुई थी। इस दिन आगा जान मैं छत की तलाश में बख्त वाला नहीं गई थी, मैं सहारे की तलाश में गई थी। छत तो मुझे आरफन हाउस में भी मिल जाती। मैं तो बस आवारा बनने से बचना चाहती थी, लेकिन अपनी ज़ात को समेट कर रखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो इसी ज़ात को सबने अपने अल्फाजों से तोड़ बिखेर कर भेड़ बकरी की तरह राह लगा दिया था। आज फिर माफ़ी मांगने आ गए हैं कि घर चलो। आज फिर से मुझे अपनाने के लिए तैयार हो गए हैं। वो आज धारती हुई शेरनी लगती थी। इसके अल्फाज सुनकर आगा जान का दिल क्या कि ज़मीन फटे और वो जो जहाँ इसमें समा जाए। इनके बेटे की निशानी दिल में इतना दर्द छुपाए बैठी थी, आज इनको छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, जबकि रोशनाल के दिल पर इसके आंसू गिरे थे। नहीं आगा जान, आज नहीं। आज रोशनाल कबीर आपको हरगिज़ माफ़ नहीं करेगी। आज मैं आपसे अपने गुजरे हुए 12 साल का हिसाब सूद समेत वापस लेकर रहूँगी। आगा जान, माफ़ी अगर मांगनी तो मेरे बाबा से मांगे, लेकिन मैं जानती हूँ ये नामुमकिन है। बात कड़वी है मगर है सच्ची। मगर माफ़ी मांगना आसान होता है आई थिंक। आगा जान, तो जो कब्रों में हमारी तलखियाँ सहकर पड़े हुए हैं, वो भी माफ़ी का लफ्ज़ सुनकर हमारे साथ फिर से ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश कर रहे होते हैं, मगर वो हकीकत जान चुके होते हैं कि हम हासिल के पीछे भाग रहे हैं। वो महज रुकी, एक पल ही आई थिंक खामोश रही और फिर से बोलना शुरू होगी। आज आगा जान को इस ठारती हुई पोती अपने लाडले बेटे कबीर बख्त की झलक नजर आई थी। चलो रूम में, चलो, बहुत देर हो गई है, सुबह इस बारे में बात करेंगे। रोशनाल इसके बाजू से पकड़ता नरम लहजे में बोला, नहीं जाना मुझे आपके साथ। आज ही तो अदालत लगी है इधर, आज तो इन्हें हर जुर्म से बरी-उल-ज़मा नहीं होने दूंगी। रुशनाल, तुम इस मामले से दूर हो। ये मेरा और मेरी पोती का मामला है। ये सही कह रही है, आज ये बोलेगी और मैं सुनूंगा। उन्होंने इसे खुरदरे से लहजे में खामोश करवाया था। नहीं हूँ मैं आपकी पोती। आप ही नहीं, आपने ही कहा था मैं गैर खानदान की औरत हूँ। याद है ना? ये भूल गए आगा जान। इस अदालत में तो आप बरीउल जमा हो जाएंगे, लेकिन रोज़े महशर जो अदालत लगेगी, जब हशर का दिन होगा, सब खामोश होंगे, तो क्या मेरे बाबा चाहेंगे कि वो अपने बाप का गिरबान पकड़े? इसने नम लहजे में कहा था। अशनाल, मैं जानता हूँ तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन ये बातें सुबह भी तो हो सकती हैं। चलो रूम में। इनकी कंडीशन देखो, वो पहले ही शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इस तरह वो और बीमार हो जाएंगे। रोशनाल ने इसके बाजू को पकड़कर एक दफ़ा फिर से मुदाखलत करके समझाया था। ओह अच्छा, अब मैं समझी, आप इनके साथ इस साजिश में मुलव्विस हैं। मैं कितनी बेवकूफ़ थी, मैं ना समझ सकी कि आप इनके साथ खटिया खेल में शामिल थे। लेकिन अब समझ आ गई है कि अब आप सबने इतनी नफ़रत के बावजूद भी कैसे अपने शानदार वारिस की शादी मुझसे करवाई। आपकी नफ़रत में भी गर्ज छुपी हुई थी कि घर की दौलत बस बाहर ना जाए। मुझे कह देते, मैं नाम कर देती सारी जायदाद आपके नाम पर। ये घटिया चाल चलने की ज़रूरत नहीं थी। अशनान, मैं कह रहा हूँ रूम में जाओ। अब की बार इसके लहजे में इतनी नफ़रत थी कि रुशनान ने लहजे पर बामुश्किल ज़ब्त करते अंदर जाने का कहा था, लेकिन इसके अंदर इश्तियाल का लावा फट रहा था। वो कितनी आसानी से पल में इसकी तवज्जो और मोहब्बत केयर मुँह पर मार गई थी। नहीं, आज कहीं नहीं जाऊँगी। आज आप मेरा मुँह बंद नहीं करवा सकते। आज ही तो आपकी असलियत और घिनौना चेहरा सामने आया है। मुझे इस दिन का बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था कि आपको सबके दरमियान कटघरे में खड़ा करूँ। तब भी तो आपसे कोई पूछ-गुछ नहीं की। आपके इतने गलत रवैये और ज़ुल्मों के बावजूद भी आपको शिकायत का लफ़्ज़ नहीं कहा। वो चीखी थी। अब की बार इसका इतना शेरनियों जैसा अंदाज़ सबको विरता हैरत में डाल गया था। अशनाल, आई सेड गो टू रूम। वो अब की बार इतने ज़ोर से दहाड़ा था, इसकी दिमाग की नसें उभर आई थी। वो इसके सामने इसका भी भरम तोड़ गई थी। रुशनाल, इस तरह बच्ची पर चीख कर क्या साबित करना चाह रहे हो? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता रुशनाल, बच्ची के साथ इस तरह रवैया रखो। सगीर साहब सब जो कब से खामोश बैठे हुए थे, इसे धारता हुआ देखकर बरस पड़े थे। आप मेरी हमायत में मत बोलें। आप तो इनके बाप हैं। मैं आपकी लगती ही क्या हूँ? सिर्फ आपके महरूम भाई की बेटी हूँ। अगर इतना ही मुझे अपना समझा होता तो इस दिन यूँ बेदर्दी से घर से ना निकालते। आप इनकी तरफदारी मत करें। आप मुझे किसी पर यकीन नहीं है। आप भी तो इनके साथ चाल। अशनाल, वो फिर से धाड़ा मारना चाहते हुए भी हाथ इस पर उठ गया था। रुशनाल ने इसकी बात मुकम्मल ही नहीं होने दी थी। इसके भारी हाथ रुशनाल पर
अशनाल पर छप करके रह गया था। अशनाल तो मुंह पर हाथ रखे साकत से खड़ी इसको देख रही थी। थप्पड़ इतना जोर का नहीं था जितना जोर का इसे लगा था। ये थप्पड़ इसकी रूह के बखियों उधेड़ कर रख गया था। वह बेयकीनी से इसे देखती रह गई, जो हाथ उठाकर अब शर्मिंदा सा लग रहा था। इसको इसे ये उम्मीद नहीं थी। वो कुछ पल इसको नजरें झुकाए देखती रही, फिर वहां से निकलती चली गई। रुशनाल, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? समीना बेगम ने इसे बाजू से पकड़कर सख्ती से कहा। क्या जरूरत है हाथ उठाने की? बच्ची है, इतनी दूर अकेली रही है। ऊपर से जिस तरह वो तुमसे बदतमीजी कर रही थी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा रवैया इसके साथ रहा सही रहा हो। उन्होंने तफ्तीश ज़्यादा लहजे में कहा था। बहुत गलत किया है तुमने, मैं ताया हूँ इसका। वो बड़े मान से गिले शिकवे कर रही थी। गिले शिकवे भी वही होते हैं जहाँ मान होता है। अब की बार सगीर साहब ने इसे छाड़ा था, तो मैं क्या करूँ बाबा? वो चुप ही नहीं हो रही थी, ऊपर से सबसे गलत लहजे में बात कर रही थी। मैंने बहुत गलत जब्त किया था, लेकिन न चाह कर भी हाथ उठ गया। अब की बार इसने बहुत ही धीमे लहजे में कहा था। अच्छा छोड़ो फिलहाल, ये बताएं आप खाना खाएंगे? इसने आगाजान को शर्मिंदा बैठे देखकर माहौल की तलखी को कम करना चाहा था। नहीं, खाना हम खा कर ही आए हैं। समीना बेगम इसे परेशान देखकर कहा था। अगर कहीं पे लड़ाई करने जाओ तो पहले ही खाना खा के जाओ। लड़ाई तो बाद में होती है कि खाना किसी ने पूछना ही नहीं है। अच्छा छोड़ें, आपको काफ़ी थकावट हो रही होगी, मैं आपको स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाकर पिलाता हूँ। वो उठकर नॉर्मल से लहजे में कहता किचन में चला गया था। वो तकरीबन 2 घंटे इनके साथ गपशप करता रहा। रात के 12 बजे वो माँ, बाबा और समीना बेगम को भेजकर खुद लाउंज में ही बैठकर सिगरेट फूंकता रहा। इसका दिमाग जैसे जंग लड़ा था। वो सोचता रहा। वो बेचैन सा उठता इसके रूम में चला आया। पहले इसे ऐसा लगा कि दरवाजे को लॉक लगा होगा, लेकिन सदशुक्र के गुस्से में इसने लॉक नहीं लगाया था। वो चलता हुआ इसके बेड पर आया था और दूसरी साइड पर बैठा था। इसे लगा कि वो मुंह दूसरी तरफ किए कंफर्टर ताने सो रही थी। वो इसे ऐसे ही देखता रहा। हर 10 सेकंड बाद इसकी हिचकी निकलती, शायद बहुत ज़्यादा रोने की वजह से ऐसा हुआ था। इसने कंफर्टर हटाया तो वो जागी हुई थी, बाजू सर पर रखे सिसक रही थी। सुरख नाक, गुलाबी गाल, रोई रोई मोहतरम आंखें, नाराज नाराज सा चेहरा। वो इसकी हाथ के निशान इसके सफ़ेद चेहरे पर नजर आ रहे थे। लब कपा रहे थे। इसे इस तरह बेसाख्ता रोते बेतहाशा प्यार आया था। वो खुद पर बेतहाशा गुस्सा। वो इसकी तरफ करीब बैठने से गुस्से से इसका हाथ झटकती कंप्यूटर मजीद अपने ऊपर तान चुकी थी। इशू, बात सुनो मेरी। वो इसका कंप्यूटर फिर से हटाकर कहने लगा, लहजे में नरमी थी। प्लीज़ आप अपने रूम में जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। वो फिर से नाराज़गी से कहते कंप्यूटर बाजू में ज़ोर से पीसते चीखी थी। ओके, आई एम सॉरी यार, मैं जा रहा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली, ना चाहते हुए भी हाथ उठ गया था। यह एहसान मेरे ऊपर मत करें। मार धाड़ कर फिर से सॉरी करने आ जाते हैं। वह कंफर्टर उतारती, जोर से फेंकती, इसका गिरबान हाथों में थामती, रुशनाल को साकित करती थी। बहुत कुछ खोने के बाद मुझे याद आया कि मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी, पर अफसोस मुझे देर से याद आया, जब मैं आपकी टूट कर खिलौना बन चुकी हूँ। वह जकड़े दूसरी इसको जकड़े सॉरी दूसरी दफ़ा रूप दिखा रही थी। आज वो इसको कुछ भी नहीं कह रहा था। वो इसका गिरबान हाथों में थामे चिल्ला रही थी। वो वाह थी जिसे वो कुछ भी नहीं कह रहा था, मगर वो जो इसकी तरफ हाथ भी ऊंचा भी करता, वो इसे जहन्नम वासिल कर देता था। आज इशनाल वक्त के हाथ इसके गिरबान पर गए थे, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि वह इसकी रगों में उतर गई थी। इसे महबूब तरीन हो गई थी, और महबूब की फिर दिए गए जख्म भी मरहम लगते हैं, फिर चाहे वो कांटों पर घसीटते हों या जहर दें। और फिर इसका इश्क बन गई थी। इसकी हर सजा इसे कबूल थी। आज वो इस पर हाथ उठाकर पछता रहा था। इस वक्त वो धाड़ते हुए शेरनियों को भी मार दे रही थी। आज गलती भी इशनाल की थी और शर्मिंदा भी वो खुद था। और इसका चेहरा अपने नाखूनों से नोच रही थी। इसने कुछ भी नहीं कहा था, बस इसके हाथों से मार खाता रहा। इसे पता था वो दिल की भड़ास निकाल रही है। वो इसके हाथों से मार खाता, वो इसके सीने पर मुक्के बैठा रही थी। आखिरकार वो थक कर पीछे हटने लगी जब रुशनाल ने इसे अपने साथ लगा लिया था। छोड़े मुझे, मुझसे खुद को छुड़वाने लगी थी। छुड़वा सकती हो तो छुड़वा लो, रुशनाल ने जैसे चैलेंज किया था। वो एड़ी चोटी का जोर रखकर छुड़वाती रही, मगर रुशनाल की मजबूत गिरफ्त से नहीं निकल सकी थी। जब तक वो जागती रही, रुशनाल ने तब तक पकड़े रखा था। आखिर तक हाथ कर इसके कंधे पर सर रखे बेबसी से आंसू निकालने लगी कि शायद वो इसका रोना देखकर छोड़ दे, मगर वो भी अपने नाम का एक था। इसे तरस नहीं आया था। जब तक वो सो गई तब तक इसकी गिरफ्त मजबूत रही। जैसे ही इसकी हल्की हल्की सांसों की आवाज़ आई थी, इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। जैसे इसने गिरफ्त ढीली की तो वो इसकी बाहों में आ गिरी थी। अब इसका चेहरा सामने था। सॉरी, आई एम रियली सॉरी माई लाइफ लाइन। तुम तो सिर्फ सराहे और चाहे जाने के काबिल हो। इसका मासूम चेहरा देखते गंभीर लहजे में कहते इसने झुककर इसके गाल पर लब रखे थे। वो कितनी देर फिर से अपने साथ लगाए महसूस करता रहा, और फिर आराम से इसको बेड पर लाकर खुद में पीछते सो गया था। दूर की फजर की अजानें हो रही थी। मिनाल जो बिल्कुल अजान के टाइम उठ जाती थी, अब वैसे इसकी आँख खुल जाती थी। इसका जल्दी उठना अल्लाह की तरफ से साइन था इसके लिए। इसको अब आदत सी हो रही थी सुबह उठने की। वो जानू की आवाज़ सुनकर वो आँखें खोल गई थी। जेंट्स प्राडा परफ्यूम की हल्की हल्की महक से इसने नज़रें उठाकर ऊपर देखा था। एकदम से आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी। वो इसके साथ लगी सो रही थी।
इसकी आँखें हैरत से फट रही थी। वो एकदम से रात के वाक़यात में ज़ोर डालने लगी। कुछ धुंधले से मंज़र इसकी निगाहों में घूमे, मगर सही से कुछ भी इसके ज़हन में नहीं आ रहा था। वो आँखें खोले देखने जब सा रात को इसने नहायत गिरे हुए अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए थे, वो अपने किरदार की गवाही के लिए रो पड़ी थी। इसके बाद जब इसको रोका था कि रुक जाओ, वो सोचती रह गई, तो क्या वो इसके लिए रुका था? लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता था। अगर वो सिर्फ़ हमदर्दी में रुक भी गया था, तो वो इसका भरपूर तावान अदा करवाएगा। इसकी पुश्त से अपना हाथ बांधे देखकर वो एकदम से अपने हाथ हटा गई थी। हसनाल वक्त गहरी नींद में था। वो बेसाख्ता सी इसको देखेगी, जो नींद में बिल्कुल सादा दिल और मासूम और मेहरबान सा फरिश्ता लग रहा था। लेकिन इसे पता था, ये मेहरबान फरिश्ता जब उठेगा तो इसके किरदार की धज्जियां बखेर देगा। वो गुनाहगार ज़रूर थी, लेकिन गिरी हुई हरगिज़ नहीं थी। इसके राज के तलख अल्फाज इसके तखील के पर्दों में खोए तो आंखों से आंसू चेहरे को धोते चले गए थे। वो हल्की सी पीछे उठ बैठी थी और अपना हाथ सर पर सही कवर करके इसे दूर होती खामोशी से अजान सुनने लगी। एक पुरलतीफ़ सा एहसास इसे के इर्द गिर्द बिखरा था, जहाँ रग रग में सुकून उतरा था। जब अजान ख़त्म हुई तो इससे पहले इसने आई थिंक पहला कलमा पढ़ा और दुआ भी सरगोशी में की थी। वो आहिस्तगी से इसके ऊपर कंफर्टर सेट करने लगी। वो जो तकियों को बाजू में दिए मुंह इसकी तरफ ही किए सो रहा था। मिनाल के बेवकूफ़ दिल ने शिद्दत से चाहा कि एक दफ़ा इसके बिखरे बाल समेटे, मगर अक्लमंद दिमाग ने झंझोड़ कर कहा कि ना कराओ इस शख्स से अपनी तजलील। और वो फिर इस अक्लमंद दिमाग की मानती नमाज़ पढ़ने के लिए उठ खड़ी हुई थी। नमाज़ पढ़कर वो फारिग हुई तो दुआ के लिए हाथ उठाए थे। अपनी ज़िंदगी की आसानी के लिए दुआ मांगने लगी, क्योंकि इसकी मुश्किलात वक्त के साथ बढ़ने लगी थी। मुश्किलें आई थी, वो इसके अल्फाज नहीं बुला पा रही थी। आंसू जैसे दुआ में ही हथेलियों पर गिरे थे। वो बोल नहीं पा रही थी, मगर इसके आंसू इसे अल्लाह से मुखातिब करवाने लगे थे। जब इंसान की तकलीफ हद से बढ़ जाए तो वो आंसू के ज़रिए अल्लाह से हम कलाम होता है। इंसान के आंसू दर हकीकत ऐसी सीक्रेट फ़ाइल होते हैं जिसको चाहकर भी कोई दूसरा इंसान पढ़ नहीं सकता, क्योंकि इसका पासवर्ड सिर्फ अल्लाह के पास होता है। अपने दिल की बात अपने अल्लाह से कीजिए। और वह अब ज़मीन वालों से अल्लाह पर भरोसा करती थी। इसकी आंखों से आंसू सैलाबी रेली की तरह बहने लगे थे। वो बेशक इंसान की आंखों से निकला जाने वाला नदामत का आंसू भी बारगाह इलाही में हलचल मचा देता है। वो कितनी देर रब से मुखातिब रही थी। फिर इसके कपड़े इस्त्री करके रखती, नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली आई थी। इसे टेंशन थी इसके नाश्ते की, क्योंकि अगर इसकी आँख खुल गई और सबसे पहले देरी का इसके फोहड़पन का रोना रोएगा और वो खफा होकर ऑफिस चला जाएगा। वह तकरीबन नाश्ता बनाकर आधे घंटे बाद वापस आई तो वो अपनी इस्त्रीशुदा कपड़े शायद शावर लेने जा रहा था। वो इसका फैलावा समेटने लगी थी। इसके सूट वगैरह सेट करके लैपटॉप बैग टेबल पर रखा, कंफर्टर तय करके रखा, बेडशीट से सेट की। इसके आने से इसने रूम साफ़ किया हुआ था। फिर वो फ्रेश होकर टावल से बालों को खुश्क करता रूम में आया तो बिल्कुल सारी सफाई देकर इसके बदलने का कायल हो गया था। वो अलमारी में कपड़े तय करके रख रही थी। नाश्ता यही लाऊं तुम्हारे लिए? वो अलमारी सेट करके पलटी तो इसको अपने तरफ ही देखते पाया था। वो निगाहें झुकाकर पूछने लगी थी। इसकी सहरज़दा आंखों के एहसास हिस्सों पर छाई सुर्खी इसकी शिद्दत गरिया आंखों के रोने की गवाही दे रही थी। इसको देखते हसनाल के दिल में अजीब सी झंझलाहट से उतरने लगे थे। वो मुजरमाना एहसास जो इस रात से इसके दिल में उतरे थे, वो खुद ही इन्हें कबूल करने से खौफज़दा था। वो बगैर कुछ कहे एक तलखी से भरपूर निगाह डाले पलट कर ड्रेसिंग टेबल के पास चला गया था। वो फिर से इसकी ज़ात को लातल्लुक करके मुंह फेर गया था। फिर से इस ज़मीन पर गिरा गया था। इधर आओ, इसने संजीदा लहजे में पुकारा था। वो चलती हुई इसके पास चली आई थी। ये बंद करो। घड़ी हाथ पर रखे इसकी तरफ इशारा किया था। वो निगाहें झुकाए इसकी घड़ी को लॉक करने लगी, लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे। वो इसकी आंखों के अचानक से बदलते तकाज़ों को देखकर कांपने लगी थी। इसकी घड़ी का लॉक बंद ही नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ी सी कोशिश लगा अल्लाह अल्लाह करके वो बंद ही हो गया था। वो बंद करके पीछे हटी थी। इधर आओ, इसने पुकारा। वो नासमझी से इसे देखने लग पड़ी। हसनाल आगे हुआ, इसके चेहरे को थामकर इसकी शिद्दत गरिया आंखों पर लब रखते मिनाल के दिल को धड़का चुका था। मिनाल ने तो सोचा था कि वो रात वाली बहन को जहन में रखकर इसे टारगेट बनाएंगे, लेकिन ये इसकी गलतफहमी थी। आई थिंक रात वाली बहन नहीं बात आना। इसकी निगाहों में ना कोई ताना ना कोई तंज था। इस वक्त वो नरम नरम नज़रों से देखता इसका मेहरबान सा शोहर लग रहा था। मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते को महज आना की नज़र नहीं करना चाहता मिनाल, मैं तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ। वो ये कहता इसके माथे पर लब रखते इसकी रूह को सरशार कर गया था। इसकी ज़िंदगी को नवीद सुना गया था। शुक्रिया। वो जो निगाहें झुकाकर खड़ी थी, इसके अल्फाज पर निगाहें उठाकर बेयकीनी खुशी से मुंह खोले इसे देखा था। वो इसे देखती रह गई थी। क्या हुआ? इसे हैरान खड़ा देखकर हसनान ने मुस्कुराकर पूछा, जिससे इसका डिम्पल सामने आया था। मिनाल का शिद्दत से दिल किया कि इन डिम्पल पर वो एक दफ़ा लब रखे, और आखिरकार दिल की मानती हुई इसके गाल पर प्यार करने लगी। लेकिन इसकी हाइट छोटी थी इससे, और फिर से एड़ियों को उठाए ऊंचा हुई, लेकिन फिर से नाकाम। हसनाल को समझ नहीं आई कि वो क्या कर रही है। वो इसके समझने से पहले ही इसके पैरों पर पाँव रखती इसके डिम्पल वाली जगह पर लब रखी थी, और हैरान सा हसनाल खड़ा इसे देख रहा था। जब तक इसको समझ आती तब तक वो चेहरा हाथों में छुपाती दूर हो गई थी। वापस आओ मिनाल, नीचे आओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। वो ये कहती मुस्कुरा कर चली गई थी, जबकि वो इसके लिए मुझको अभी तक महसूस कर रहा था। इसका ना
अनजानी में दिया गया ये प्यारा सा तोहफ़ा इसे बहुत पसंद आया था। वो इसे ये तोहफ़ा नहीं बल्कि ज़िंदगी देकर गई थी। ओके गाइस, यहाँ पे पार्ट को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट भी पसंद आया होगा। सो आई होप सो कि आगे अब सारा कुछ सही होने वाला है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि अशनाल और उशनाल तो अभी भी मतलब फंसे हुए ही हैं। बट हसनाल और मिनाल में हो सकता है कि सारा कुछ ठीक होने वाला हो। वैसे नावल पढ़ते पढ़ते इनके नाम भी याद हो गए, वरना तो बहुत कन्फ्यूजन थी। खैर, आपका नावल कैसा लगा लाजमी बताइए, और मिस्टेक के लिए माजरत, हमने पहले ही बताया था। हमने काफ़ी मरतबा वीडियो को कट किया ड्यू टू राइट ने काफ़ी मिस्टेक की हुई थी, इस वजह से। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस नावल के मज़ीद देखो तो कितने पार्ट बन सकते हैं। ऊपर देखें पेज 794 है टोटल, और अब भी हमने 220 कर लिए हैं, 220 कर लिए हैं। तो इसके फिर भी वेट, हमें काउंट करने दें। इसके 3 पार्ट और बन सकते हैं। अगर हम 200 पेज भी करें एक वीडियो में तो इसके 3 पार्ट बन सकते हैं, लेकिन हम वैसे बताते हैं 29 नहीं, कम ही बनेंगे। इसकी टोटल एपिसोड ना 26 है आई थिंक, लेकिन वो एक एपिसोड 4 है ना, उसकी 5 पार्ट हैं। तो मतलब जाके बनती इसकी एपिसोड ना 40+ हैं, तो अभी हम 29 पे हैं, यानी कि अभी इसकी काफ़ी एपिसोड पड़ी हुई हैं, और 10-12 या इतनी पड़ी हैं। तो हाफ कर लेंगे। खैर, आई थिंक 2 पार्ट बनेंगे या 3। तो हमें लास्ट में बताइए कैसे लगे एपिसोड, और अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारा गला वगैरह सारा कुछ ठीक हो जाए।